क्वांटिटेटिव मेथड फॉर बिजनेस। दोस्तों ये सब्जेक्ट ऐसा है, इसके ऊपर यूट्यूब पे आपको कुछ खास गाइडेंस मिलने नहीं वाली है। ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स कंफ्यूज हैं कि इस सब्जेक्ट के ऊपर उन्हें एक्चुअल में पढ़ना क्या है, और अगर कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे कैसे कंसेप्ट पढ़ने हैं। आपको एग्जैक्ट नॉलेज कहीं पे भी नहीं मिलेगी। तो फुल फ्लेज नॉलेज आज आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। प्रॉपर 1 से 1.5 घंटे की ये वीडियो रहने वाली है। सभी डाउट्स आपके इस वीडियो के अंदर सोल्व होने वाले हैं। तो अगर अभी तक आपने पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके गाइज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और चैनल के ऊपर हमारी इंस्टा आईडी का लिंक होगा, इसको ज्वाइन कर ले। अगर आपको कुछ भी डाउट्स आते हैं तो आप लोग हमें वहाँ पे बता सकते हैं। एंड थर्ड थिंग गाइज, कॉपी पेन लेके जरूर बैठिएगा, अपनी नोटबुक और पेन। ठीक है, कई चीजें होंगी जो आपको शायद नोट डाउन करनी पड़ेंगी। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आप लोग नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, तो आप लोगों को कंसेप्ट के जरिए बहुत ज्यादा क्लैरिटी होने वाली है कि आपको क्या करना है। ये सब्जेक्ट काफी हद तक डिफिकल्ट होने वाला है आपके लिए, इसको क्लियर करना। तो वीडियो में एक भी मिनट के लिए मुझे ऐसा नहीं चाहिए कि आपका पूरा कंसंट्रेशन वीडियो पे ना हो। ऐसा होगा तो मुझे नहीं पता आप लोग ये सब्जेक्ट कैसे क्लियर करोगे। मैंने इसके पास्ट ईयर के बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज किया है, और उन बेसिस पे मुझे इस पेपर के अंदर बहुत सारे एरर नजर आ रहे हैं आपके कि आप पेपर कैसे क्लियर करोगे। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिकल क्वेश्चंस वाला पेपर है, तो इसमें अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ सकती हैं। चलिए बात करते हैं, पहले तो हमारे क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं। हमारी वीडियो के अंदर क्या क्वेश्चंस हमने करने हैं, क्या क्या क्वेश्चंस हमें नहीं करने हैं, तो सब कुछ देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं यूनिट 1 की। यूनिट 1 आपका मैं 5 मिनट में क्लियर करवा दूंगी। सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पे क्वेश्चन पेपर देखिए। 2024, 2023, 2022 और 2021 चारों क्वेश्चन पेपर्स में मैंने जो एनालिसिस किया, मुझे 2 या 3 नाम बिल्कुल सिमिलर से दिख रहे हैं। बाइनोमिनल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। पर अब यहाँ पे एक गड़बड़ क्या बनती है क्वेश्चन पेपर्स में कि कोई भी एक फुल फ्लेज क्वेश्चन थ्योरी का नहीं बनता है। यहाँ देखिए, थोड़ा सा इन्होंने एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन डाला, एक साथ में 8 मार्क्स का थ्योरी का क्वेश्चन डाल दिया। अब आपको तो अटेम्प्ट एक ही करना है, तो मतलब आपको ए और बी दोनों अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। तो मार्क्स को गेन करना इस सब्जेक्ट के अंदर बहुत बड़ा टास्क होने वाला है आपका, क्योंकि अब एक क्वेश्चन एक यूनिट से आपको सिर्फ 8 मार्क्स दिला सकता है। हर यूनिट के अंदर यही सिचुएशन है, एक प्रैक्टिकल एक थ्योरी डालने हैं, और आपको फुल फ्लेज दोनों अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, यानी कि थ्योरी भी और प्रैक्टिकल भी। अब यूनिट 1 का आप लोग कैसे करेंगे कंसेप्ट क्लियर, अपनी ध्यान से बातें सुनिएगा। यूनिट 1 के ऊपर मेरी ऑलरेडी वीडियो है, बाकी के किसी यूनिट के ऊपर मेरी वीडियोस नहीं है। सिर्फ यूनिट 1 के ऊपर मैंने बाइनोमिनल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन और जो आपका तीसरा है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तीनों करवाए हैं। पर मैंने तीनों की थ्योरी करवाई है। मैं आपको पहले तीनों की वीडियोस दिखा देती हूँ। सिंपल, आपको हमारे चैनल पे विजिट करना है, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जाना है। प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जाते ही आपको नीचे स्क्रॉल करना है। आपके सब्जेक्ट के नेम की प्लेलिस्ट होगी क्वांटिटेटिव मेथड्स फॉर बिजनेस। मैं आपको स्क्रीन पे यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आपको दिखेगा बाइनोमिनल डिस्ट्रीब्यूशन का लोगो, और साथ में मैंने नीचे लिखा हुआ है क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। बीकॉम 4th सेम में भी ये सब्जेक्ट है, और एमकॉम 4th सेम का भी सब्जेक्ट है। ठीक है, एमकॉम 1st सेम का। अब हम इस प्लेलिस्ट को जरा ओपन करते हैं। अब इस प्लेलिस्ट के अंदर सबसे पहले आप लोग देखिए कि क्या वीडियोस कवर अप की गई हैं। सबसे पहले आपके डाउट्स क्लियर करते हैं। पहली वीडियो देखिए बाइनोमिनल डिस्ट्रीब्यूशन की, पूरे 12 मिनट की। सेकंड वीडियो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की, एंड थर्ड वीडियो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की। तीनों वीडियोस गाइज आपको यहाँ से कर लेनी है, बिल्कुल ईजी से ईजी लैंग्वेज में। यहाँ पे मैंने कंसेप्ट क्लियर करवाया, पर इन 3 वीडियोज की हेल्प से आपकी सिर्फ इन तीनों टॉपिक्स की थ्योरी क्लियर होगी। प्रैक्टिकल आपको खुद ही करने पड़ेंगे। चाहे हाँ, थ्योरी से ये होगा, आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे ये देखिए, यहाँ पे बाइनोमिनल डिस्ट्रीब्यूशन की थ्योरी आई है, और बाइनोमिनल डिस्ट्रीब्यूशन का ही प्रैक्टिकल पूछा गया है। तो अगर बाइनोमिनल डिस्ट्रीब्यूशन की थ्योरी आपको समझ आ जाती है, तो शायद अगर आप अपनी बुक्स में से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को देखें कि उन्होंने कैसे सॉल्व किए हैं, शायद उसके बाद आपको प्रैक्टिकल समझ आ जाए। हम लोग प्रैक्टिकल्स क्यों नहीं करवा रहे हैं? क्योंकि हमारे पास बुक्स नहीं होती हैं, और एमकॉम की कोई ऐसी भी नहीं है कि बुक्स मार्केट में मिल जाएं। प्रैक्टिकल्स की बुक्स आती ही नहीं है, आप सबको पता है। तो अगर आप लोगों को यूनिवर्सिटी साइड से कोई बुक्स प्रोवाइड की गई हैं, तो उनमें प्रैक्टिकल सॉल्व होंगे। आपको थोड़ा पैटर्न समझना है कि प्रैक्टिकल कैसे सॉल्व करते हैं, थोड़ा जस्ट देखना है, या किसी वीडियो देख लो अगर यूट्यूब पे मिलती है कि इसके प्रैक्टिकल कैसे सॉल्व करते हैं, और आपका यूनिट 1 आपको ऐसे ही निकालना पड़ेगा। क्योंकि क्वेश्चन का अगर आप पैटर्न देखेंगे, सेकंड वाला क्वेश्चन एक प्रैक्टिकल है, एक साथ में इन्होंने एक थ्योरी डाल दी कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। ऐसे ही 2023 का पेपर देखेंगे तो बाइनोमिनल डिस्ट्रीब्यूशन, उसका थ्योरी का, फिर उसके बाद एक इन्होंने प्रैक्टिकल क्वेश्चन डाल दिया। तो ये ऐसे ही पेपर में करने वाले हैं आपके साथ हर यूनिट में। पहले यूनिट की आई थिंक आपको क्लैरिटी है कि आपको कैसे करना है। इस सिलेबस के अंदर ये जो सारे क्वेश्चन पेपर है, 3 ही थ्योरी के क्वेश्चंस हैं, जो कि तीनों मैंने आपको ये दिखाए हैं, बाइनोमिनल, पॉइजन और नॉर्मल। तीनों अच्छे से घोल के पी लेने हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं यूनिट 2 के उन क्वेश्चंस की जो मैंने अपनी प्रीवियस किसी भी वीडियो में नहीं करवाए हैं। गाइज ये वीडियो लेंथी रहने वाली है,
तो कृपया ध्यान से सारे कंसेप्ट समझिएगा, क्योंकि सारे के सारे कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर एग्जाम्स में आए हैं, हमने पहले कभी भी ये क्वेश्चंस आपको नहीं करवाए हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखते हैं सैम्पलिंग क्या होता है। इसके वेरियस मेथड्स बताने हैं। मेथड्स ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग 2024 में गाइस ये क्वेश्चन आया था। सैम्पलिंग क्या होता है? सैंपल का मतलब होता है कि एक जैसे कि सैंपल कलेक्ट करना, स्मॉल ग्रुप को सिलेक्ट करना फ्रॉम अ लार्ज पॉपुलेशन। जैसे कि एक कॉलेज है, कॉलेज में 5000 स्टूडेंट है या 500 स्टूडेंट है, कुछ भी एग्जांपल ले लो। अब हमें कोई सर्वे करना है तो हम सभी स्टूडेंट्स को तो नहीं बुला सकते ना, तो हम उनमें से कुछ सैंपल के लिए स्टूडेंट्स को बुलाएंगे। ठीक है, रैंडमली कुछ स्टूडेंट्स को पिक करेंगे कि भाई आ जाओ, हमें सर्वे करना, और हम उनका पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे। ठीक है, सैम्पलिंग का मतलब क्या होता है कि सिलेक्ट अ स्मॉल ग्रुप फ्रॉम अ लार्ज पॉपुलेशन, ताकि हम उनको स्टडी कर पाएं और उसके बेस पे रिजल्ट्स को एनालाइज कर पाएं। सैंपल के बेस पे सैंपल को एनालाइज करें कि क्या सर्वे का नतीजा आता है, और उसी के बेस पे हम कंक्लूजन निकालेंगे कि पूरी पॉपुलेशन का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। जैसे कि पॉपुलेशन हम स्टडी करना चाहते हैं पूरे ग्रुप की, तो हम उसमें से सैंपल के लिए कुछ पार्ट सिलेक्ट कर लेंगे कि ये बच्चों को हम सिलेक्ट करते हैं, इनको हम सर्वे करेंगे, इनके बेस पे हम लोग रिजल्ट फाइंड आउट करेंगे। जैसे कि 5000 स्टूडेंट्स इन अ कॉलेज, एंड हम जानना चाहते हैं कि उनका ओपिनियन क्या है ऑनलाइन एग्जाम्स के ऊपर, कि ऑनलाइन एग्जाम्स अच्छे हैं या बुरे हैं। तो ये पॉसिबल नहीं है कि ईच एंड एवरी स्टूडेंट से जाके पूछा जाए कि आपका ओपिनियन क्या है। सो हम रैंडमली कोई भी 200 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट कर लेंगे, और ये 200 स्टूडेंट्स ही हमारे सैंपल होंगे। इसी को बोलते हैं सैंपल। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के मेथड्स क्या है? प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का मतलब है कि एवरी एलिमेंट ऑफ द पॉपुलेशन हैज अ नोन एंड इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड। यानी कि 5000 स्टूडेंट थे, अब सबके सिलेक्ट होने का इक्वल चांस था कि कोई भी सिलेक्ट हो सकता है उस पॉपुलेशन में से। ठीक है, इसमें ये जो मेथड्स होते हैं ये साइंटिफिक होते हैं, अनबायस्ड होते हैं, यानी कि कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता है, रियलाइबल होते हैं और सुटेबल होते हैं स्टैटिकल रिसर्च के लिए। तो मेन मेथड्स क्या है सैम्पलिंग के? तो मेन मेथड्स प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के बताए हैं। सबसे पहला मेथड है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। इसके अंदर आप रैंडमली कोई भी स्टूडेंट्स को सिलेक्ट कर रहे हो। जैसे कि इन दिस मेथड एवरी मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन, हर मेंबर के पास इक्वल चांस है कि वो सिलेक्ट हो सकता है, क्योंकि सिलेक्शन कंप्लीटली रैंडम हो रही है कि किसी को भी हमने पिक कर लिया। जैसे कि लॉटरी मेथड होता है, या रैंडम नंबर टेबल, या कंप्यूटर सिलेक्शन होता है। कोई भी 50 स्टूडेंट्स हमने एक लिस्ट में से पिक कर लिया एज अ लाइक अ लॉटरी सिस्टम। तो इसका एडवांटेज क्या होता है कि कोई भेदभाव नहीं होता, फ्री फ्रॉम बायस होता है, और ये सिंपल और ईजी होता है। सेकंड टाइप का मेथड क्या आता है? सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, यानी कि एक सिस्टम के अकॉर्डिंग हम लोग सैम्पलिंग कर रहे हैं। जैसे कि इन दिस मेथड फर्स्ट सैंपल इज सिलेक्टेड, पहला जो बंदा है उसको रैंडमली सिलेक्ट करेंगे। आफ्टर दैट हर 10th बंदे को, जैसे कि हर उसके बाद वाले बंदे को उठाते जाएंगे। जैसे पहला नंबर मैंने उठाया 10, तो 10 के बाद मुझे पता है सीधा 20 उठाना है, फिर 30 उठाना है, 30 40 नंबर वाला पर्सन उठाना है, फिर 50, ऐसे सिस्टमैटिक सैम्पलिंग करेंगे। मतलब इक्वल गैप के साथ पर्सन्स को लेंगे। जितना पॉपुलेशन का साइज है डिवाइडेड बाय सैंपल साइज कर देंगे। जैसे कि हमारी टोटल पॉपुलेशन है 1000 और हमें टोटल कितने सैंपल चाहिए 100, तो हम 10 के साइज के अकॉर्डिंग हर 10th बंदे को सैंपल के लिए पिक करेंगे। सो हमने कोई भी रैंडमली सबसे पहले वाला रैंडमली पिक कर लिया, जैसे कि 6। ठीक है, तो हमारा 6 के बाद 10 नंबर्स का गैप डाल के 6 के बाद 16, फिर 26, 36, 46, ऐसे हम एक सिस्टमेटिक सैम्पलिंग करेंगे। आई होप सेकंड वी क्लियर है। इसकी एडवांटेज क्या है कि ये भी ईजी है, इकोनॉमिकल है, लार्ज पॉपुलेशन के लिए काफ़ी यूजफुल है। थर्ड मेथड आता है स्टेरिटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, यानी कि यूज्ड व्हेन, ये कब यूज होता है? जब पॉपुलेशन जो होती है हमारी डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड होती है, लाइक उनके एज या जेंडर। जैसे एक स्कूल है, अब उसमें लड़कियां भी पढ़ती हैं लड़के भी पढ़ते हैं, तो 2 ग्रुप्स है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेरिफाइड रैंडम सैम्पलिंग होगी, यानी कि हम ग्रुप्स में उनको डिवाइड कर देंगे, और देन अ रैंडम सैंपल इज टेकन फ्रॉम ईच ग्रुप। लेंगे रैंडमली पिक करेंगे, पर हर ग्रुप से पिक करेंगे, उनको ग्रुप्स में डिवाइड कर दिए। जैसे कि कॉलेज की पॉपुलेशन है, मेल स्टूडेंट्स भी हैं, फीमेल भी है, तो हम प्रोपोर्शन बनाएंगे कि सैंपल हमें कितना चाहिए, प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और उसी अकॉर्डिंग हम लोग फिर उनको पिकअप करेंगे कि इतने परसेंट हम लोग एक ग्रुप से लेंगे, इतने परसेंट हम लोग सेकंड ग्रुप से पिकअप करेंगे। एडवांटेजेस क्या होगा कि इंश्योर रहेगा कि रिप्रेजेंटेशन हो, सभी ग्रुप्स का पॉइंट ऑफ व्यू हमारे सामने आए, ये मोर एक्यूरेट होगा रिजल्ट्स में। देन सिंपल रेंडरिंग, जो हम ऊपर सिंपल रैंडम सैम्पलिंग कर रहे थे उसमें हम लोग फीमेल मेल कुछ नहीं कर रहे थे, है ना, उसमें हम रैंडमली किसी को भी पिक कर रहे थे। हो सकता था सारे के सारे मेल स्टूडेंट्स को या नाच कर लेते, तो यहाँ पे ये ज्यादा एक्यूरेट है, क्योंकि इसमें हमें सभी का पॉइंट ऑफ व्यू पता चलेगा। फोर्थ टाइप की सैम्पलिंग क्या होती है? क्लस्टर सैम्पलिंग। पॉपुलेशन को क्लस्टर्स में डिवाइड किया जाता है बेस्ड ऑन कि उनका जियोग्राफिकल नेचुरल बाउंड्रीज क्या है, क्या उनके विलेजेस हैं, क्या स्कूल्स हैं, क्या सिटीज़ है। देन सम क्लस्टर्स को सिलेक्ट किया जाता है रैंडमली। जैसे कि यहाँ पे आपको एग्जांपल के थ्रू और अच्छे से क्लियर होगा। जैसे कि सोचो हम चंडीगढ़ में है या लुधियाना में है, कुछ भी आप लोग अज्यूम कर लो। एक शहर के अंदर कितने सारे स्कूल्स हैं?
ठीक है। अब ये हर स्कूल एक तरह से अपने आप में एक यूनिट है। अब हमें सभी स्कूल्स को एनालाइज तो करना पॉसिबल नहीं है। अब हमें कोई सर्वे करना है तो हमें एक एक स्कूल में जाके एनालिसिस नहीं कर सकते। तो हम अपने शहर के बेस्ट या कुछ भी रैंडमली किसी भी 5 स्कूल्स को सिलेक्ट करेंगे कि हम इन 5 स्कूल्स के बच्चों को सर्वे के लिए देखेंगे, उनको एनालाइज करेंगे। जैसे कि यहाँ पे दी हुई है स्टडी स्कूल स्टूडेंट्स शहर में कितने स्कूल्स हैं। हम 5 स्कूल्स को रैंडमली सिलेक्ट करेंगे और उन स्कूल्स के सभी बच्चों को सर्वे करेंगे। क्यों? एडवांटेज क्या है कि ये कॉस्ट इफेक्टिव है और लार्ज और ज्योग्राफिकल स्प्रेड पॉपुलेशन के लिए सुटेबल होता है, क्योंकि शहर में कितने ही स्कूल्स हैं। ठीक है। 5th टाइप क्या है? मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। मल्टी स्टेज सैम्पलिंग में क्या होता है कि सैम्पलिंग इज डन इन स्टेजेस यूजिंग डिफरेंट मेथड। स्टेजेस में किया जाता है डिफरेंट मेथड्स का यूज करके। ये एक एक्सटेंशन है ऑफ क्लस्टर सैम्पलिंग की। एक कह सकते हो एक्सटेंशन है कि जो क्लस्टर सैम्पलिंग हम ऊपर कर रहे थे ना, इसका ये एक एक्सटेंशन वर्जन है, एक्सटेंड किया है यहाँ पे। जैसे कि स्टेज 1 हम पहले डिस्ट्रिक्ट को रेंडमली सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि शहर भी तो बहुत सारे हैं। कोई भी एक डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लिया, देन सिलेक्ट स्कूल विद इन द डिस्ट्रिक्ट, फिर स्कूल्स को सिलेक्ट करेंगे। फिर थर्ड स्टेप में स्टूडेंट्स को रेंडमली, स्कूल के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं उनको रेंडमली सिलेक्ट करेंगे। मल्टी स्टेजेस है, ठीक है। पहले शहर की आपको सिलेक्ट करना है, फिर स्कूल में स्कूल कौन सा ले वो डिसाइड करना है, फिर स्कूल के अंदर बच्चे जिनको सैंपल करें वो डिसाइड करना है। तो मल्टी स्टेज सैम्पलिंग होगी इसके अंदर। ये भी फ्लेक्सिबल है और प्रैक्टिकल है, लार्ज एरियाज में, और टाइम और कॉस्ट दोनों बचाता है। तो प्रॉपर मेथड्स की यहाँ पे आपको एक समरी बना के दी गई। हमने क्या क्या मेथड्स किए? सिंपल, रैंडमली हम सबको पिक कर रहे हैं, सिस्टमेटिकली, स्टेरिफाइड, क्लटर और मल्टी स्टेज। तो ये 5 हमने मेथड्स किए हैं। आई होप आपको क्लियर है सैम्पलिंग वाला क्वेश्चन। उसके बाद इसकी कंक्लूजन है। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, डिस्टिंग्विश बिटवीन पॉइंट एस्टिमेशन एंड इंटरवल एस्टिमेशन। गाइस, इस क्वेश्चन के ऊपर एक मेरी वीडियो होगी, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये मैं क्यों दोबारा टॉपिक करवा रही हूँ वो भी मैं आपको बताऊंगी। इंटरवल एस्टिमेशन के ऊपर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको मेरी एक वीडियो मिलने वाली है, ये वाली। ठीक है, आपको ये वीडियो भी जरूर देखनी है, क्योंकि आपको इंटरवल एस्टिमेशन के ऊपर एक अलग से क्वेश्चन भी आ सकता है। जो मैंने वीडियोस में नहीं करवाया था वो था इसका डिफरेंस विद पॉइंट एस्टिमेशन। मैं यहाँ पे आपको वो समझाने वाली हूँ कि इसका क्या डिफरेंस है पॉइंट एस्टिमेशन के साथ। यहाँ पे आपको इंटरवल एस्टिमेशन का मीनिंग जरूर समझ आ जाएगा, जैसे मैं अभी समझाऊंगी, पर आपको इंटरवल के ऊपर फुल फ्लेज क्वेश्चन भी प्रिपेयर करना है, क्योंकि वो भी आ सकता है। ठीक है, आफ्टर दैट डिफरेंस देखते हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं इसका मीनिंग। पॉइंट एस्टिमेशन का मीनिंग क्या है कि हमें ना एक सिंगल वैल्यू देता है, जैसे कि लाइक मैंने बोल दिया कि 50, तो मैंने एग्जैक्ट आपको पॉइंट बता दिया कि पॉइंट एस्टिमेशन है मेरा कि 50 ही हमारा आंसर आना चाहिए। दैट इज अ माई पॉइंट एस्टिमेशन। और इंटरवल एस्टिमेशन क्या होता है कि मैंने आपको बोला कि जो हमारा आंसर आएगा ना वो 40 से 50 की रेंज के बीच में आएगा। दैट इज द इंटरवल एस्टिमेशन। पॉइंट क्या है कि एग्जैक्ट पॉइंट बता दो कि ये आपका आंसर है, और इंटरवल में आप एक रेंज बता रहे हो वैल्यूज की, लाइक 50 to 60, 60 to 70, ऐसे एक रेंज बता रहे हो कि इसके बीच में हमारी पॉपुलेशन का पैरामीटर हो सकता है। एस्टिमेट्स का नेचर क्या होता है कि पॉइंट एस्टिमेशन एग्जैक्ट बताता है कि आपका ये ही एस्टिमेट होगा, ये ही पॉइंट होगा। क्योंकि अब ये पॉइंट एग्जैक्ट बता देता है कि 50, लाइक मैंने अज्यूम किया, ठीक है, एग्जैक्ट बता दिया, इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है। इसी की जगह आपको अगर मैं एक रेंज बताऊं कि 50 से 60 के बीच में पॉपुलेशन का पैरामीटर हो सकता है, तो कहीं ना कहीं उसके सही होने के चांसेस फिर भी हैं, बट एग्जैक्ट ही बता देना तो वो एग्जैक्ट का सोल्यूशन 100 में से 1% के बराबर है, तो ये एक्यूरेट नहीं है। पर इंटरवल एस्टिमेशन अप्रोक्सीमेट होता है, बट ये ज़्यादा रिलायबल और ज़्यादा एक्यूरेट माना जाता है। फॉर्म ऑफ रिजल्ट, इसमें सिर्फ एक ही नंबर बताया जाता है, जैसे मैंने आपको बताया 50 एग्जैक्ट। इसमें एक रेंज होती है, लाइक 45 to 50, 50 to 60, ऐसे एक रेंज में होता है। एक्यूरेसी ये लेस एक्यूरेट होता है, क्योंकि ये हमें एक मार्जिन नहीं बताता है, क्योंकि इसके अंदर कोई मार्जिन नहीं है। एग्जैक्ट आपको यही आंसर आना चाहिए। ये ज्यादा एक्यूरेट होता है क्योंकि इसके अंदर मार्जिन, रेंज इन्वॉल्व होती है। कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हो जाता है इससे, क्योंकि जब एक रेंज इन्वॉल्व होती है। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे कि सैंपल मीन्स 45, तो आपका पॉपुलेशन भी 45 ही आना चाहिए। ठीक है, तो इधर हमने बोला कि हमारी जो पॉपुलेशन है ना 42 से 48% के 42 से 48 के बीच में लाई करेगी। तो यहाँ पे हमारा कॉन्फिडेंस 95% क्यों होगा? क्योंकि इसके अंदर थोड़ी एक्यूरेसी है कि इसके अंदर आ सकता है, इसके अंदर आने के ज्यादा चांसेस है। एग्जैक्ट आना थोड़ा पॉसिबल, इम्पॉसिबल सा लगता है। यूजफुलनेस क्या है कि ये सिंपल है, इजी टू इंटरप्ट है, इजीली इंटरप्ट हो सकता है। ये मोर यूजफुल है डिसीजन मेकिंग के लिए, क्योंकि ये हमें दिखाता है कि क्या अनसर्टेनिटी है, क्या हमें सॉल्यूशन चाहिए। कॉन्फिडेंस लेवल, इसमें तो बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस इंक्लूड नहीं होता, क्योंकि एग्जैक्ट पॉइंट बता दिया। कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? डर ही बना रहेगा। ऑलवेज एसोसिएटेड विद द कॉन्फिडेंस, ये जो दूसरा है ये हमेशा कॉन्फिडेंस से एसोसिएटेड होता है, लाइक 90%, 95% कॉन्फिडेंस आपके अंदर होता है। रिस्क ऑफ एरर, इसके अंदर हायर रिस्क होता है कि ये गलत साबित होगा, इसमें रिस्क थोड़ा कम होता है, क्योंकि इसमें एक रेंज होती है। सिंबल रिप्रेजेंटेशन दोनों की क्या है? पॉइंट एस्टिमेशन को ये वाले सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसको
कॉन्फिडेंस लेवल, कॉन्फिडेंस इंटरवल से रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे कि 60+5 या 60+5 इज इक्वल्स टू 65, 60 to 65 की रेंज है एक ये, तो इसका कॉन्फिडेंस इंटरवल ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। दोनों के ही सिंबल रिप्रेजेंटेशन अलग अलग है। एग्जाम्पल दी गई है पॉइंट एस्टिमेशन, जैसे कि 160 आपने बताया तो 160 ही आना चाहिए। इंटरवल 156 से 164 के बीच में हो सकता है, जिसमें कॉन्फिडेंस डेफिनेटली हमारा इंक्लूडेड है। बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। अगेन ये क्वेश्चन आपको 2024 में पूछा गया है। इस क्वेश्चन का जो ये वन टेल और टू टेल है, ये हमने ऑलरेडी करवा रखा है। मैं आपको ये भी दिखा देती हूँ। ये वीडियो है वन टेल टेस्ट और टू टेल टेस्ट के ऊपर, आप लोग इसको देखिएगा। काफ़ी इजी लैंग्वेज है, बिना नोट्स बिना कुछ भी आपको ऐसे कंसेप्ट क्लियर होगा चुटकियों में कि आपको लगेगा यार कंसेप्ट तो मेरे दिमाग में बैठ गया। सभी वीडियोज़ ये जो एक एक अलग अलग बनाई है ना, इनके अंदर कंसेप्ट ऐसे एक्सप्लेन किए हैं कि आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोबारा कंसेप्ट को समझने के लिए। आपको पता होगा कि किस कंसेप्ट में आपको क्या लिखना है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है जो मुझे, जिसकी वजह से क्वेश्चन भी ऐड करना पड़ा, क्योंकि हमने वन टेल और टू टेल तो करवाया था, पर हमने हाइपोथेसिस और उसका प्रोसीजर नहीं आपको करवाया था। हालांकि ये जो दोनों वन टेल और टू टेल है ना, ये दोनों हाइपोथेसिस की ही टाइप्स हैं। ठीक है, ये दोनों हाइपोथेसिस की ही टाइप्स हैं। आपको ये भी पूछ सकते हैं कि वन टेल और टू टेल क्या है, कोई बड़ी बात नहीं है, टाइप्स पूछ सकते हैं। तो एक्सप्लेन द टर्म हाइपोथेसिस एंड डिस्कस प्रोसीजर ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग विद अ सुटेबल एग्जांपल। ये 2024 में आया है और वन टेल टू टेल से पिछले सालों में एग्जाम में पूछा गया है। तो वन टेल और टू टेल तो कवर है। हाइपोथेसिस और उसका प्रोसीजर देखते हैं। पहले हाइपोथेसिस क्या होता है? इज अ स्टेटमेंट या अजम्पशन। हाइपोथेसिस एक स्टेटमेंट है, या आप इसको बोल सकते हो कि अजम्पशन है जो कि मेड बाय द रिसर्चर्स अबाउट अ पॉपुलेशन पैरामीटर की, पॉपुलेशन पैरामीटर के बेस पे एक रिसर्चर्स अपना एक अजम्पशन या एक स्टेटमेंट पास करते हैं, विच कैन बी, जिसको हम टेस्ट करते हैं स्टैटिकल डाटा का यूज करके। दैट इज अ हाइपोथेसिस। ये हमें पॉसिबल आंसर्स प्रोवाइड करता है टू अ रिसर्च प्रॉब्लम। जैसे कि हमें किसी ने कुछ भी वैल्यू अज्यूम करके बताई, तो हाइपोथेसिस के थ्रू हम उस स्टेटमेंट या उस अजम्पशन को दोबारा टेस्ट कर सकते हैं पैरामीटर्स को विद द हेल्प ऑफ स्टैटिकल डाटा। ये हमें पॉसिबल आंसर्स प्रोवाइड करता है रिसर्चर्स की प्रॉब्लम्स को, और टेस्ट करता है, टेस्ट टू फाइंड वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स, और फाइंड करता है कि क्या वो आंसर सही है या गलत है। सिंपल वर्ड्स में हाइपोथेसिस एक टेनेटिव अजम्पशन है और गेस है, जिसको हम लोग दोबारा टेस्ट करते हैं विद अवर डाटा जो भी हमारे पास अवेलेबल है। जैसे कि एवरेज हाइट ऑफ कॉलेज स्टूडेंट इज 165 सेंटीमीटर। ये हमारा एग्जाम्पल या बोल सकते हो अजम्पशन है। तो हम इसको टेस्ट करेंगे कि क्या ये डाटा सही है या गलत है। दैट इज अ हाइपोथेसिस। ठीक है, हाइपोथेसिस के टाइप्स आपको मैंने ऊपर क्या बताया कि वन टेल टेस्ट टू टेल टेस्ट, वो उसके हाइपोथेसिस के टाइप्स है। हाइपोथेसिस के टाइप्स ये दोनों भी हैं, नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ये आपको क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि आपको कौन से टाइप्स पूछ रहे हैं हाइपोथेसिस में। इसके अंदर आपको प्रोसीजर बताना है, जिसकी वजह से हम लोग ये वाले दो टाइप्स लिख रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन के एंड में मैं आपका ये भी डाउट क्लियर करूंगी कि ये दो टाइप्स जो हैं ये क्यों हैं, और वो दो वन टेल और टू टेल वाले टाइप्स क्यों हैं। ठीक है, पहले इन दोनों का मतलब समझो। टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस, ये जो नल हाइपोथेसिस है, ये क्या कहता है कि कोई भी चेंजेस नहीं है, नो डिफरेंस, यानी कि जो हमने अज्यूम किया और जो हमने टेस्ट करके वैल्यू निकाली एग्जैक्ट सेम आई, नो डिफरेंस, नो इफेक्ट, नो रिलेशनशिप। यानी कि हमारा जो नल हाइपोथेसिस है, नल हाइपोथेसिस को ऐसे प्रेजेंट करते हैं सिंबल। एवरेज बैटरी ऑफ लाइफ 500 आवर्स हमने अज्यूम की थी, टेस्ट करके भी उतनी ही निकली, कोई डिफरेंस चेंजेस नहीं आए। और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या कहता है कि इसके अंदर कुछ डिफरेंस आया है, हमने अज्यूम किया था जितना उतनी उसकी लाइफ नहीं निकली है। ये दो टाइप्स आपको यहाँ पे लिखने हैं, नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ये दोनों ही प्रोसीजर में बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे। अब वन टेल हाइपोथेसिस और टू टेल हाइपोथेसिस क्या होते हैं थोड़ा बता देती हूँ। वन टेल हाइपोथेसिस आपको एक प्रॉपर डायरेक्शन देता है। ठीक है, एक इसमें आपके अंदर ना आपके पास प्रॉपर डायरेक्शन होती है कि आपको किधर जाना है, या तो लेफ्ट होगा या राइट होगा, प्रॉपर डायरेक्शन है। टू टेल में आपके पास कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती है कि आपको इधर जाना उधर जाना, भटकते रहते हो आप। जहां आपको डायरेक्शन नहीं है वहां आपका टू टेल अप्लाई होता है। जहां आपको एग्जैक्ट डायरेक्शन पता है कि मुझे इधर ही जाना है, वहां आपका वन टेल अप्लाई होता है। बाकी मोर डिटेल के लिए आपको मैंने वीडियो सजेस्ट की है इन दोनों की। ठीक है, कहने को ये चारों टाइप्स हैं इसके, पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस आपको कोई दो ही लिखने होंगे, क्या क्वेश्चन पूछा गया उसके बेस पे। अगर क्वेश्चन में आपको पूछ लें कि डायरेक्शंस के बेस पे आपको क्वेश्चन को सॉल्व प्रेजेंट करना है, तो आपको वन टेल और टू टेल, क्योंकि वन टेल और टू टेल में डायरेक्शन की बात होती है। इसमें आपके पास प्रॉपर डायरेक्शन है, इसमें आपके पास कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है। और अगर उसकी बात नहीं हो रही है तो आपको ये दो टाइप्स लिखने हैं। बाकी और क्लैरिटी आगे करते हैं। अब बात करते हैं प्रोसीजर क्या है हाइपोथेसिस टेस्टिंग का। हाइपोथेसिस टेस्टिंग एक साइंटिफिक मेथड है जिसका यूज़ किया जाता है ये डिसाइड करने के लिए कि हमने जो हाइपोथेसिस की अजम्पशन की है, क्या हमें उसको एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। उसको हम लोग दोबारा चेक करते हैं सैंपल इन्फॉर्मेशन के थ्रू और देखते हैं कि हम उसको एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें। इसका आपको एक प्रोसेस बताना है। अब प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं यहीं पे। पहले तो आपको हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करना है, यानी कि अजम्पशन भी तो होनी चाहिए ना जिसको टेस्ट करना है। सो टू हाइपोथेसिस को डेवलप किया जाता है, फर्स्ट नल हाइपोथेसिस, सेकंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस।
एक हाइपोथेसिस क्या कह रहा है कि जो हमने अजम्पशन की है वो इज इक्वल्स टू 500 आवर्स पूरी होगी, और दूसरी कह रही है, मतलब ये कह रही है कि नो डिफरेंस नो चेंज, कुछ इफेक्ट नहीं आया रिलेशनशिप में, और ये कह रही है कि बहुत बड़ा चेंज है इन दोनों के बीच में। ठीक है, फॉर्मुलेट करके बता दिया कि ये दोनों चीज़ों में हाइपोथेसिस में ये दो चीज़ें होती है। अब हम लेवल सिलेक्ट करेंगे सिग्निफिकेंस का, यानी कि इसके अंदर ना लेवल्स होते हैं कि कितने परसेंट चांस है कि हम उस हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे। इट इंडिकेट द रिस्क ऑफ रिजेक्टिंग अ ट्रू नल हाइपोथेसिस। तो कॉमन लेवल बताने हैं कि अगर हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते तो इसके क्या लेवल्स है, लाइक 1%, 5%, 10%। फिर जस्ट आपको प्रोसेस है, लर्न करना पड़ेगा। क्वेश्चन के एंड तक कहीं ना कहीं आपको एक क्लैरिटी शायद हो जाएगी कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है परसेंटेज के बेस पे, क्योंकि आगे भी इसके ऊपर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के ऊपर प्रॉपर एक क्वेश्चन है, अगर यूनिट 3 या यूनिट 4 में है आई थिंक, तो इसके ऊपर प्रॉपर क्वेश्चन है और क्लैरिटी होगी जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगी। फिलहाल के लिए हाइपोथेसिस के प्रोसेस के लिए आप इसको ऐसे ही देख लीजिए कि एक रिस्क इंडिकेट आपको बताना है कि कितना रिस्क ऑफ रिजेक्शन का है कि हम इसको रिजेक्ट कर सकते हैं, 1%, 5%, 10%, एग्जाम्पल ऐसे बता दिया। थर्ड प्रोसेस क्या है, चूज द अप्रोप्रिएट टेस्ट स्टैटिक्स। अब चूज करना है कि कौन सा टेस्ट स्टैटिक्स को हम यूज करेंगे, क्योंकि हाइपोथेसिस में टेस्ट करने के लिए भी जो डाटा है उसको टेस्ट करने के लिए भी बहुत सारे टेस्ट हैं। कौन से मेथड से आप उसको टेस्ट करेंगे, सैंपल साइज या उसके टाइप ऑफ डाटा के बेस पे आप उसके लिए एक सूटेबल टेस्ट को सिलेक्ट करोगे। जेड टेस्ट, एफ टी टेस्ट, जी स्क्वायर टेस्ट, एफ टेस्ट, इनके ऊपर भी आगे अलग अलग क्वेश्चंस हैं। तो और क्लैरिटी के लिए जैसे एफ टेस्ट के ऊपर तो एक आगे क्वेश्चन है, उसमें आपको टी टेस्ट का भी पता चलेगा। ठीक है, तो क्वेश्चंस आगे इसके ऊपर भी है, पर आपको कोई एक टेस्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा। फोर्थ प्रोसेस क्या है कि आप डाटा को कलेक्ट करोगे और टेस्ट की वैल्यू को कैलकुलेट करोगे। आप फॉर्मूला का यूज करोगे, सिलेक्टेड टेस्ट को जो भी आपने फॉर्मूला इनमें से यूज किए करना है, सिलेक्टेड टेस्ट को सिलेक्ट करोगे और अपनी वैल्यूज को उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करोगे। जैसे कि आप जेड टेस्ट का यूज कर रहे हो फर्स्ट वाले का, तो आप अपनी वैल्यूज को कुछ ऐसे कैलकुलेट करके इस सिंबलाइज में लिखोगे। उसके बाद आप क्रिटिकल वैल्यू को डिटरमाइन करोगे। क्रिटिकल वैल्यूज आर टेकन फ्रॉम स्टैटिकल टेबल। आप इसको स्टैटिकल टेबल से लेते हो, डिपेंड करता है कि आपके टेस्ट का टाइप क्या है, जो हमने ऊपर 4 टाइप देखे, जेड टेस्ट, टी टेस्ट, एफ टेस्ट, एंड उसके सिग्निफिकेंस लेवल जो हमने देखा 1%, 5%, तो कितना रिस्क लेवल है, उनके बेसिस पे आप अपने स्टैटिकल डाटा से इस वैल्यू को लोगे कि क्रिटिकल वैल्यू आपकी क्या बन रही है। उस क्रिटिकल वैल्यू को, जैसे कि हमारा ये जो हमने ऊपर निकाला था, जो हमारा सिग्निफिकेंस लेवल था कि रिस्क लेवल कितना है, 0.5। ठीक है, और क्रिटिकल वैल्यू ये आ गई। आप क्रिटिकल वैल्यू को डिटरमाइन कर लोगे। आफ्टर दैट आप कैलकुलेट करोगे, कंपेयर करोगे जो आपने वैल्यू कैलकुलेट की है और जो क्रिटिकल वैल्यू है। अगर जो आपने वैल्यू कैलकुलेट की है वो ज़्यादा है और जो क्रिटिकल वैल्यू है वो कम है, तो रिजेक्ट कर दोगे आप उसको, हाइपोथेसिस को आप रिजेक्ट कर दोगे। अगर आपने जो वैल्यू कैलकुलेट की है, कैलकुलेटेड वैल्यू इज बिगर देन क्रिटिकल वैल्यू, जो क्रिटिकल वैल्यू से कैलकुलेटेड वैल्यू ज़्यादा है, तो आप रिजेक्ट कर दोगे। और अगर आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू क्रिटिकल वैल्यू से कम है तो आप उसको एक्सेप्ट कर लोगे। ठीक है, तो आप उसको उस तरीके से, आप देखो ये वाली जैसे यहाँ पे साइन बना के इन्होंने दिखाया कि अगर वो ये वाला उन्होंने दिखाया कि रिजेक्ट क्यों कर रहे हैं, कि कैलकुलेटेड वैल्यू हमारी ज़्यादा है, ये कैलकुलेटेड वैल्यू ज़्यादा है, क्रिटिकल वैल्यू कम है, तो आप उसके बेस पे उसको फिर रिजेक्ट कर दोगे। आफ्टर दैट कंक्लूजन है, बेस्ड ऑन अ कंपैरिजन, आपने यहाँ पे कंपैरिजन किया इन दोनों का, फाइनल डिसीजन ले लिया जाएगा कि हम उसको एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे। In the example, the company claim of 500 hours battery life is not supported because क्योंकि null hypothesis को हमने यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया। दिस इज द बेसिक प्रोसीजर। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको टाइप्स का बताने वाली हूँ कि कब आपको कौन सी टाइप्स यूज करनी है। जैसे कि परफेक्ट हाइपोथेसिस टेस्टिंग प्रोवाइड करती है साइंटिफिक बेसिस। ठीक है, अब अगर आपको नेचर ऑफ स्टेटमेंट के बेस पे डिसाइड करना है कि क्या टाइप्स होंगी, जैसे कि अगर तो नेचर, आपको नेचर पूछा गया है कि स्टेटमेंट का लिखना है, वहाँ पे आपको नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमने 2 करवाई हैं, 2 और है इसकी, सिंपल और कंपोजिट, ये ज़्यादातर आती नहीं है। ठीक है, और अगर आपको पेपर में पूछा जाए कि डायरेक्शन क्या है, जैसे इन चारों को पहले देख लो। नल हाइपोथेसिस क्या होता है कि नो डिफरेंस, कोई डिफरेंस नहीं आया, जो हमने अजम्पशन चेक की, ना कोई इसमें रिलेशनशिप निकला। अल्टरनेटिव क्या कहता है कि इसके अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस है, इज नॉट इक्वल टू 50। सिंपल पॉपुलेशन का मीन और प्रोपोर्शन एग्जैक्ट आपको फॉर्म में दी होती है कि इतना मीन और इतना प्रोपोर्शन है, जैसे कि एग्जैक्ट आपको वैल्यू बताई होती है। और कॉम्पोजिट हाइपोथेसिस में क्या होता है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दी होती है, एक रेंज दी होती है, लाइक इसकी जैसे आपको यहाँ पे रेंज बता के दी हुई है। ठीक है, ये साइन बना के बिगर देन 20 और इधर लेस देन 20। ठीक है, तो आपको एक रेंज बता देते हैं। तो ये चारों आपको, ठीक है, थोड़ा थोड़ा डाउट्स क्लियर होने चाहिए। और अगर पेपर में आपको पूछा जाए बेस्ड ऑन डायरेक्शन ऑफ टेस्ट, तो आपने 1 टेल और 2 टेल देखना है। ये डायरेक्शनल और ये नॉन डायरेक्शनल होता है। इसमें आपका रिजल्ट एक ही डायरेक्शन में टेस्ट होता है, जैसे कि आपको डायरेक्शन पता है, या तो वो बढ़ेगा या घटेगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। ठीक है, इसमें रिजल्ट दोनों डायरेक्शन में टेस्ट होता है, आपको नहीं पता क्या आंसर निकलेगा।
ठीक है। तो ये आप बेस्ड ऑन क्वेश्चन के बेस पे आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो कि आपने क्वेश्चन में कौन से टाइप्स को लिखना है, ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है कि स्टैंडर्ड एरर क्या होते हैं। स्टैंडर्ड एरर तो ठीक है, अभी मैंने ऊपर प्रोसेस करवाया, मैंने आपको उसमें बताया कि आगे आपको लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस यानी कि रिस्क कितना है, 1%, 5%, 10% हमने ऊपर देखा। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस विद ग्राफ एंड एग्जाम्पल यहाँ पे बताना है। आई होप इट्स क्लियर। 2023 में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अब लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की और क्लैरिटी होगी। स्टैंडर्ड एरर क्या होता है। स्टैंडर्ड एरर इज अ स्टैटिकल मेजर दैट टेल्स कि हाउ मच द सैंपल मीन, कि कितना सैंपल का मीन हम लोग एक्सपेक्टेड कर रहे हैं, इज एक्सपेक्टेड टू वेरी फ्रॉम द रियल पॉपुलेशन मीन, कि कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो वेरी करेगा। ये हमें एक्यूरेसी बताता है, रियलेबिलिटी बताता है सैंपल की। जैसे कि फॉर्मूला दिया गया है, यहाँ पे फॉर्मूला दिया गया है स्टैंडर्ड एरर का। स्टैंडर्ड एरर का स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड में जो अंडर रूट डालते हैं हम उसको डाल के एन मतलब क्या है कि सैंपल साइज। अब आप इसको ध्यान से सुनिए। जैसे स्मॉल स्टैंडर्ड एरर होगा उतनी ही हाई एक्यूरेसी होगी, ठीक है। और जितना लार्ज स्टैंडर्ड एरर होगा उतनी कम एक्यूरेसी होगी। जैसे एग्जांपल सपोज करें, हमने 2 सैंपल्स लिए, 2 सैंपल्स फ्रॉम अ क्लास टू मेजर एवरेज टेस्ट स्कोर। हमने 2 सैंपल लिए, हम टेस्ट के स्कोर को एनालाइज करना चाहते हैं। पहले वाले में हमारा सैंपल साइज है 10, स्टैंडर्ड डेविएशन आई 6, तो हमने फॉर्मूला लगाया तो ये 1.9 आया। यहाँ पे सैंपल साइज कितना है 10, तो हमारा आंसर आया 1.9। अब देखो स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे भी 6 है, पर सैंपल साइज का नंबर बढ़ा दिया या घटा दिया। यहाँ पे 10 था, यहाँ पे 50 कर दिया, पर सैंपल साइज का नंबर जितना हमने बढ़ाया आंसर हमारा उतना कम हो गया। जितना सैंपल साइज कम था आंसर उतना ज्यादा था। जितना स्मॉल स्टैंडर्ड एरर, जितना छोटा एरर होगा, जितना कम, ये सबसे स्टैंडर्ड एरर हमारा कम है 0.85, उतना सैंपल साइज ज्यादा है, उतनी हाई एक्यूरेसी है, सैंपल मीन ज्यादा है, ठीक है। सो इवन थ्रू स्टैंडर्ड डेविएशन तो हमारा दोनों का ही सेम था। लार्जर सैंपल रिड्यूसेस स्टैंडर्ड एरर, मीनिंग रिजल्ट ज़्यादा हमारा रिलायबल हो जाएगा। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, स्टैंडर्ड एरर क्लियर है। आई होप आपको दोबारा समझा दूं एक बार, नहीं तो स्टैंडर्ड एरर स्टैटिकल मेजर है जो हमें बताता है कि कितना, हाउ मच, जो सैंपल का मीन है, सैंपल मीन कितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो कितना वेरी कर सकता है रियल पॉपुलेशन के मीन से, कितना डिफरेंस आ सकता है रियल पॉपुलेशन के मीन में और सैंपल मीन में, कितना डिफरेंस है, दैट इज अ स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड एरर निकालने का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय अंडर रूट सैंपल का साइज कितना है। सिंपल है बिल्कुल ये, ठीक है। अब बात करते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की। ये लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को रिप्रेजेंट करने का सिंबल है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस रिप्रेजेंट करता है कि कितनी प्रोबेबिलिटी है कि हम किसी भी हाइपोथेसिस को, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे। इट इज ऑल्सो कॉल्ड, आप इसको टाइप 1 एरर रेट भी बोलते हो। पेपर में 5 मार्क्स में आ सकता है कि टाइप 1 एरर रेट को लिखो तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ही लिखने हैं। कॉमन वैल्यूज 10%, 5%, 1%। जिसमें 10% है लो स्ट्रिक्टनेस, बहुत कम स्ट्रिक्टनेस होती है, इसमें स्टैंडर्ड लेवल होता है। और 1% बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है, ठीक है। कितने % चांस है कि वो रिजेक्ट हो जाएगा, इसका सिंबल बताया गया जैसे 0.05। इट मीन्स देयर इज अ 5% चांस की जो रिसर्चर्स हैं वो रिजेक्ट कर देंगे ट्रू हाइपोथेसिस को बाय मिस्टेक। कितने % चांस है कि वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू समझाया गया कि जैसे आप टेस्ट कर रहे हो एक मेडिसिन की, हमारी मेडिसिन वो इफेक्टिव है कि नहीं है। तो नल हाइपोथेसिस क्या कहता है कि मेडिसिन का कोई इफेक्ट नहीं है, और अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या कहता है कि भाई मेडिसिन वर्क करेगी, ठीक है। अल्टरनेटिव क्या कहता है कि डिफरेंस है, ये वर्क करेगी। और नल क्या कहता है कि कोई असर नहीं हो रहा इसका, ठीक है। सो ओनली जो रिजल्ट है दैट फॉल एक्सट्रीम 5% पार्ट ऑफ द कर्व, जो 5% के पार्ट में आएगा, उस जो ग्राफ में हम लोग जिसको शेयर करेंगे, दैट विल बी लीड टू बी रिजेक्टेड हाइपोथेसिस, दैट विल लीड कि हम लोग हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। ये चार्ट है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। यहाँ पे चार्ट को समझने के लिए हमने यहाँ पे लाइंस लिखी हैं कि जो मिडल एरिया है अंडर द कंट्रोल कर्व, ठीक है, शो करता है कि रीजन जहाँ पे हम फेल हो रहे हैं उसको वी फेल टू रिजेक्ट हाइपोथेसिस लाइक नॉर्मल वेरिएशन, ठीक है। और जो सेकंड है शेडेड एरिया है, बोथ साइड एंड ऑफ द शो, यहाँ पे जो शेडेड एरिया है ये क्रिटिकल रीजन है, ठीक है। तो आप उसको जैसे हमने ऊपर प्रोसीजर में भी किया था, क्रिटिकल रीजन को हम लोग उसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। 5% टोटल था, 2.5% ईच साइड है। सो इफ अ स्टैटिक्स टेस्ट फॉल्स इन दीज शेडेड जोन, अगर जो हमारा जो स्टैटिक्स का टेस्ट है वो इन शेडेड जोन के बीच में कहीं लाई करेगा तो हम उसको रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। सो 2 टेल अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे वैल्यू दी गई। तो यहाँ पे एक समरी है। स्टैंडर्ड एरर क्या है कि वेरिएशन ऑफ सैंपल मीन फ्रॉम पॉपुलेशन मीन, कि कितना वेरिएशन है, कितना डिफरेंस आता है। पर्पस क्या है कि रिलायबिलिटी को मेजर करना सैंपल्स की। और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, प्रोबेबिलिटी कितनी है कि आप करेक्ट हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दोगे, टाइप 1 एरर। ये यूज किया जाता है डिसाइड करने के लिए कि हमने उसको रिजेक्ट करना है कि नहीं।
अब दोस्तों यहाँ पे आपके यूनिट 1 के जो क्वेश्चन मैंने कभी भी प्रीवियस वीडियोस में नहीं करवाए थे वो हो जाते हैं कंप्लीट। अब यूनिट 2 में पिछले 3-4 सालों में पेपर में क्या पूछा गया है वो देखते हैं। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन पेपर है 2024, 3, 2, 2021। सबसे पहले 2024 का क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन मैंने आपको करवाया सैम्पलिंग क्या होती है, उसके मेथड्स क्या है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के। क्लियर है? ये क्वेश्चन अगर आप पेपर में अटेम्प्ट करते हो तो डेफिनेटली ये 16 मार्क्स का आया है। यूनिट 2 में आपके कहीं ना कहीं चांसेस हैं कि आप पेपर में अटेम्प्ट करके आ सकते हो, पर अगर पेपर आपके मुताबिक आता है, क्योंकि पेपर हर कभी भी मैंने एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं देखा जो रिपीट होता हो, शायद हो भी जाए। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन जो हमने देखा, डिफरेंस बिटवीन पॉइंट एस्टिमेशन एंड इंटरवल एस्टिमेशन, ये एक प्रैक्टिकल के साथ कंबाइन करके आया था। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन हमने देखा कि टर्म हाइपोथेसिस क्या होती है, उसका प्रोसीजर क्या है हाइपोथेसिस टेस्टिंग का। 2024 के सारे क्वेश्चन मैंने अभी इसी वीडियो में आपको एक्सप्लेन किए। 2023 में क्या पूछा गया था कि पॉइंट एस्टिमेशन और इंटरवल एस्टिमेशन को सुटेबल एग्जाम्पल के साथ बताएं। पॉइंट एस्टिमेशन और इंटरवल एस्टिमेशन का डिफरेंस ऊपर किया, यहाँ पे दोनों को अलग अलग बताने को बोल रहा है। अलग अलग में इंटरवल एस्टिमेशन यहाँ पे है, आपको मैंने वीडियो दिखाई, और पॉइंट एस्टिमेशन भी आपको ऊपर मिल जाएगा। ये रहा 10 मिनट की वीडियो है पॉइंट एस्टिमेशन के ऊपर। तो ये दोनों वीडियोस आपने अच्छे से देख लेनी है, तभी आपका ये पूरा क्वेश्चन निकलेगा। सेकंड क्या है क्वेश्चन, एक्सप्लेन स्टैंडर्ड एरर एंड लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस विद ग्राफ एंड एग्जांपल। स्टैंडर्ड एरर को एक्सप्लेन करना है, ये भी क्वेश्चन मैंने अभी आपको ऊपर करवाया कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है। उसके बाद ये दोनों क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट करेंगे तो आपका एक क्वेश्चन बनेगा पेपर में, 8 मार्क्स के दोनों है। उसके बाद फिर से ए और बी, एक प्रैक्टिकल एक थ्योरी। थ्योरी क्या आई है, सेंट्रल लिमिट थ्योरम एंड इट्स यूटिलिटी। सेंट्रल लिमिट थ्योरम एंड इट्स यूटिलिटी क्वेश्चन ऑलरेडी कवर है, करवाने की जरूरत नहीं है। जो नहीं करवाए हुए थे वो मैंने इस वीडियो में कवर अप कर दिए हैं, और जो करवाए हुए हैं वो मैं आपको पुरानी वीडियोस दिखा रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, एक्सप्लेन एस्टिमेशन थ्योरी और उसकी प्रॉपर्टीज की, एक गुड एस्टिमेटर की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। ये भी क्वेश्चन एक प्रैक्टिकल के साथ कंबाइन करके इन्होंने दिया है, फिर भी आप करके जाएंगे। ठीक है, छोड़ना नहीं है। ये क्वेश्चन ये रहा, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ अ गुड एस्टिमेटर। ठीक है, क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ है। ये क्वेश्चन हो गए। उसके बाद ये भी एक प्रैक्टिकल के साथ कंबाइन करके आया है। कई बार हो जाता है कि आपको करके सारे जाने माने पढ़ेंगे, क्योंकि ये ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें चॉइस का ऑप्शन थोड़ा डिफिकल्ट है, और अगर आपके 2 क्वेश्चन यूनिट 2 से निकले तो निकाल देना, क्योंकि यूनिट 3 में से आपका एक क्वेश्चन भी निकलना ना के बराबर है। यूनिट 3 में अभी आपको दिखाऊंगी, आप कानों को हाथ लगाने वाले कोशिश करना गाइज, आपके जो 2 क्वेश्चंस निकलने हैं ना, जैसे कि टोटल 5 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं पेपर में, तो पहले 3 क्वेश्चन पहले 2 यूनिट्स में से निकाल देना, या यूनिट 4 में से अगर निकलता हो, यूनिट 3 को आप में मतलब 3 में से, यूनिट 3 में से आपका एक क्वेश्चन भी निकल जाए ना, तो भगवान को थैंक यू बोल देना कि भाई निकल गया। ठीक है, क्योंकि यूनिट 3 बहुत गंदा यूनिट है, मैं बोलूँ। ठीक है, इनमें से फिर भी हमें समझ आ रहा है कि हम क्या कर रहे हैं। फिलहाल पहले ये देख लेते हैं 2022 में। देखिए, पॉइंट एस्टिमेशन, इंटरवल एस्टिमेशन रिपीट होता है क्वेश्चन। पॉइंट एस्टिमेशन तो हर साल आ रहा है, पर पिछले 2 सालों में अगर देखें या उससे भी पीछे देखें तो 8 मार्क्स से ऊपर नहीं आता है पॉइंट एस्टिमेशन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको जो है क्रिटिकल रीजन के ऊपर पूछा गया है, उनके बारे में थोड़ा बता दो। पावर ऑफ टेस्ट हमने नहीं किया हुआ है, स्टैंडर्ड एरर भी मैंने आपको ऊपर बता दिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रोसीजर क्या फॉलो होता है हाइपोथेसिस का पॉइंट आउट करना है, आपको डिफरेंस बताना है 1 टेल और 2 टेल में। ठीक है, प्रोसेस और डिफरेंस दोनों पूछे हुए हैं। उसके बाद सेंट्रल लिमिट थ्योरी, दोनों ये सारे क्वेश्चन ऑलरेडी हमारे चैनल पे अपलोडेड हैं। ठीक है, कृपया करके आप लोग कर लीजिएगा। 2021 में भी देखिए गुड एस्टिमेटर की प्रॉपर्टीज आई हुई हैं। सैम्पलिंग के क्या इंपॉर्टेंस है, ये भी मैंने सैम्पलिंग की इंपॉर्टेंस क्वेश्चन करवाया हुआ है। सैम्पलिंग वाला अगर आप देखेंगे, सैम्पलिंग की आई थिंक थ्योरी भी है, इसकी इंपॉर्टेंस और उसकी प्रिंसिपल्स। ठीक है, आफ्टर दैट यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी हाइपोथेसिस का प्रोसीजर पूछा गया है कि हाइपोथेसिस का प्रोसीजर क्या है। आफ्टर दैट यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस पूछे गए हैं कि पॉइंट और इंटरवल एस्टिमेशन का क्या डिफरेंस है। एक्सेप्टेंस, ये 2021 का पेपर है। ठीक है, तो इसका हमने आई थिंक एक डिफरेंस किया है, पॉइंट और इंटरवल। आई थिंक नल और अल्टरनेटिव भी आपको क्लियर है कि 2 टाइप्स हैं, जो नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, इन दोनों का डिफरेंस भी आपको क्लियर है। बाकी 2 डिफरेंसेस आप एक बार देख लीजिएगा। ये जो यूनिट 2 है गाइस, आपको आई थिंक क्लियर है कि क्या क्या करना है। जो क्वेश्चंस बनते थे करवाने वाले मैंने करवा दिए, बाकी के मैंने आपको प्लेलिस्ट में बता दिया है कि प्लेलिस्ट के अंदर जाके आपको कैसे देखने हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं यूनिट 3 की। सबसे डेंजरस यूनिट है ये आपका। इसका सबसे पहला क्वेश्चन क्या है जो 2024 में आया था, एक्सप्लेन टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस, कि हाइपोथेसिस का टेस्ट अबाउट पॉपुलेशन की प्रॉपर्टीज के ऊपर। तो इसके अंदर ना बेसिकली आपको हाइपोथेसिस का जो आता है आपको सब कुछ लिखना है। ऊपर वाला ही आंसर है, तो आप इसको एक बार रिसर्च भी कर लीजिएगा। बेशक चैट जीपीटी से पूछ लीजिए, चाहे गूगल से पूछ लीजिए, किसी भी वेबसाइट से पूछ लीजिए यार, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। पर बनता वही है जो ऊपर लिखा है। हाइपोथेसिस का अबाउट द पॉपुलेशन के ऊपर ही हम लोग सारी डिस्कशन कर रहे थे। तो हाइपोथेसिस का टेस्ट क्या होता है उसको एक्सप्लेन करना है, प्रॉपर ऊपर वाला ही है। ठीक है, कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है इसके अंदर मुझे, आपको ये खुद से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने ऊपर हाइपोथेसिस के अंदर ही देखे थे ना, टेस्ट के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, उसमें से एक टेस्ट था एफ टेस्ट। एफ टेस्ट को बोलते हैं वेरिएंस रेशियो टेस्ट। आपको इसको एक्सप्लेन करना है, 2024 में पूछा गया है। चलिए देखते हैं।
एफ टेस्ट क्या होता है? वेरिएंस रेशियो टेस्ट। एफ टेस्ट एक टाइप है हाइपोथेसिस टेस्ट का, जिसको हम लोग यूज करते हैं स्टैटिक्स में, ताकि हम लोग कंपेयर कर पाएं वेरिएंसेस को, उसकी वेरिएंसेस ऑफ दो पॉपुलेशंस के वेरिएंसेस को कंपेयर कर पाएं। ये हमें हेल्प करता है डिटरमाइन करने के लिए कि जो हमारे वेरिएंसेस हैं एक ग्रुप के सिग्निफिकेंटली दूसरे ग्रुप से डिफरेंट है। ये मोस्टली कब यूज किया जाता है? ताकि हम लोग दो टीचिंग मेथड्स को कंपेयर कर पाएं, परफॉर्मेंस को कंपेयर कर पाएं, इक्वालिटी को टेस्ट कर पाएं वेरिएंसेस की, कि हम उसको बिफोर अप्लाई करने से पहले टी टेस्ट में तो हम उसकी इक्वालिटी को चेक कर पाएं। क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए और रिसर्च एक्सपेरिमेंट्स के लिए भी इसको यूज किया जाता है। अब एफ टेस्ट का मतलब है क्या? टेस्ट का एक्चुअल में मतलब क्या है? एफ टेस्ट चेक करता है कि वेदर जो आपके वेरिएंसेस हैं वो एक दूसरे के इक्वल हैं या दोनों ही एक दूसरे से अनइक्वल हैं। ठीक है, ये वेरिएंसेस को चेक करता है, जैसे हमने यहाँ पे भी देखा कि दो पॉपुलेशंस के वेरिएंसेस को कंपेयर करता है ये। ठीक है, तो वही यहाँ पे फॉर्मूलाज में है कि इक्वल है या अनइक्वल हैं दोनों वेरिएंसेस। फॉर्मूला इसका जो है एफ स्टैटिस का, कि लार्जर सैंपल वेरिएंस डिवाइडेड बाय स्मॉलर सैंपल वेरिएंस, या आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, स्मॉल S1 2 S2 2। ठीक है, ये ऊपर वाला लार्जर, नीचे वाला स्मॉलर। तो जहाँ पे जो आपका ये जो ऊपर वाला है लार्जर वाला, बिगर देन स्मॉलर, तो इसको हाइपोथेसिस के जो रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि नल हाइपोथेसिस क्या कहता है? कि दोनों वेरिएंसेस इक्वल है। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या कहता है? कि दोनों इक्वल नहीं है। घूम फिर के बात वही आ रही है, जेड टेस्ट के अंदर भी बातें वही घूमेंगी कि वो इक्वल है, वो अनइक्वल है। ठीक है, तो स्टेप्स क्या है एफ टेस्ट के? कि सबसे पहले आप सेट करोगे हाइपोथेसिस को, जो हमने सबसे पहले प्रोसीजर में भी देखा था, ऊपर जब हमने किया था। ठीक है, उसके बाद आप सैंपल वेरिएंसेस को कैलकुलेट करोगे, दोनों ग्रुप्स के सैंपल वेरिएंसेस को कैलकुलेट करोगे। आप एफ वैल्यू के फॉर्मूला का यूज करोगे, फाइंड करोगे क्रिटिकल एफ की वैल्यू और एफ टेबल का यूज करोगे। सिग्निफिकेंस लेवल जो है, कि जो रिजेक्ट करने का लेवल है, वो आप यहाँ पे बता दोगे कि किसके बीच में लाई करता है। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ये आपको फॉर्मूला है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम N1 - 1, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 2 N2 - 1। उसके बाद डिसीजन रूल होगा, तो आप उसको कैलकुलेट करोगे, जैसे कंपेयर करोगे। ठीक है, अगर कैलकुलेटेड एफ जो आपका टेबल एफ है उससे ज़्यादा है तो आप उसको हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दोगे, और अगर वो कम है तो आप उसको एक्सेप्ट कर लोगे। एग्जाम्पल में दिखाया गया है, जैसे कि एक टीचर है, वो चाहती है कि वो मार्क्स को कंपेयर करे दो क्लासेस के, ताकि वो चेक कर पाए कि दोनों क्लासेस के सिमिलर वेरिएबिलिटी है कि नहीं है। तो क्लास का, जैसे क्लास ए और बी है, सैंपल साइज है 10 12। ठीक है, और वेरिएंसेस है 25 और 10। तो वेरिएंसेस ये है, सैंपल साइज ये है, इसके डिवाइड में ये आएगा। ठीक है, कुछ ऐसे ही है ना। तो अगर तो वेरिएंसेस इक्वल है तो ये दोनों इक्वल आएंगे, अगर डिफरेंट है तो ऐसे आएगा। अब आपको जैसे हमने ऊपर प्रोसेस बताया ना, उसके अंदर ये वैल्यूज पुट करके दिखा रहे हैं आपको। ठीक है, पहले आप हाइपोथेसिस रिप्रेजेंट कर दोगे, फिर आप एफ की वैल्यू को कैलकुलेट करोगे। जैसे कि लार्जर वेरिएंस है 25, लार्जर वेरिएंस कौन सा है? 25। स्मॉलर वेरिएंस है 10, तो 25 और 10, 25 डिवाइडेड बाय 10 करके 2.5 ये आ गया। उसके बाद डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला लगाओगे, DF1 N1 - 1 करके। ठीक है, तो n की वैल्यू, नंबर ऑफ सैंपल्स की वैल्यू क्या है? जो सैंपल साइज है 10 और 12। ठीक है, तो 10 और 12 में से माइनस कर देंगे 1, तो ये वैल्यू आ जाएगी डिग्री ऑफ फ्रीडम की। उसके बाद क्रिटिकल एफ की वैल्यू को आप टेबल से कैलकुलेट करोगे, जैसे कि यहाँ पे 0.5 लिए, तो DF1 9 है, DF2 जो हमने यहाँ पे निकाला 11 है, और टेबल से हमने एफ की वैल्यू ली तो 3.29 है। ये जस्ट आप अज्यूम करके लिख सकते हो। उसके बाद आप कंपेयर करोगे और कंक्लूजन निकालोगे, जैसे कि हम यहाँ पे कंपेयर करके कंक्लूजन निकालेंगे। ऊपर हमने यहाँ पे एफ की वैल्यू कैलकुलेट की थी, विच इज़ 2.5 वैल्यू थी हमारी एफ की, और यहाँ पे हमने जो एफ की वैल्यू, क्रिटिकल वैल्यू निकाली 3.29। तो इन दोनों को कंपेयर करें तो 3.29 इज बिगर। ठीक है, तो क्रिटिकल एफ हमारा बिगर है, तो सिंस द कैलकुलेटेड एफ वैल्यू, जो हमने कैलकुलेट की एफ की वैल्यू, वो कम है, लेस है, जो ऊपर हमने एफ की वैल्यू निकाली 2.1 लेस देन द क्रिटिकल एफ वैल्यू, सो हम फेल टू रिजेक्ट हाइपोथेसिस, वी फेल टू रिजेक्ट, हम उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते। फाइनल टू कंक्लूजन क्या है? कि नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, दोनों में कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है बिटवीन द वेरिएंसेस ऑफ टू क्लासेस, सो बोथ क्लासेस के सिमिलर वेरिएशंस है इन मार्क्स में। तो समरी दी गई है कि पर्पस क्या है, कि आप दो वेरिएंसेस को कंपेयर कर रहे हो, लार्जर वेरिएंस डिवाइडेड बाय स्मॉलर वेरिएंस, डिसीजन अगर कैलकुलेट किया जाता है तो ये सिंपल है, बिल्कुल यहाँ पे लिखा हुआ है। तो थोड़ा थोड़ा आपको क्लियर है कि जेड टेस्ट क्या होता है। ठीक है, अब इसका जरा क्वेश्चन पेपर एनालिसिस देखिए, दिमाग हिलने वाला है यहाँ पे। सबसे पहले देखिए 2024 में, पहले तो इसमें आपके 8 मार्क्स के आंसर को भी लिखने के चांसेस ना के बराबर हैं। ठीक है, और दूसरी बात, इसमें थ्योरी कम ही आती है या तो नहीं ही आती है। जैसे 2024 में तो चलो मुझे थ्योरी दिख रही है, जैसे कि टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस की पॉपुलैरिटीज बतानी है, जो आप यूनिट 2 वाला भी थोड़ा बहुत यहाँ पे लिख के आंसर बना दोगे। उसके बाद एफ टेस्ट हमने वेरिएंस रेशियो देखा, ये मैंने आपको करवा दिया। इन सब का क्वेश्चन देखोगे तो प्रैक्टिकल के साथ कंपेयर करके आया 2024 में। 2023 का पेपर देखिए, थ्योरी आई ही नहीं यूनिट 3 में। 2023 में, 2022 में थ्योरी पूछी ही नहीं गई यूनिट 3 में, सिर्फ प्रैक्टिकल ही आए हैं। तो अपनी अपनी बुक से अगर किसी टॉपिक से रिलेटेड प्रैक्टिकल गाइस कर सकते हो तो करके जाना। अब यूनिट 3 में से मैं आपको ये तो कहूँगी नहीं सिर्फ 2 क्वेश्चंस के सिर पे आप पेपर देने चले जाओ, या तो आपका यूनिट 3 छूटेगा
और या फिर आपको प्रैक्टिकल करने पड़ेंगे। इसमें मेरे को कोई ऑप्शन दिख ही नहीं रहा है कि मैं आपको करवाऊँ। जो थ्योरी के 2 क्वेश्चंस थे वो तो मैंने बता दिए। इसीलिए मैंने इसको बोला है कि सबसे डेंजरस यूनिट यही है अगर आप प्रैक्टिकल नहीं करते हो। पर अगर आपको प्रैक्टिकल आते हैं या समझ आते हैं तो आप लोग कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है प्रैक्टिकल्स। प्रैक्टिकल अगर आप करके जाते हो तो शायद आपका यूनिट 3 ईज़िली निकल जाएगा। किसी यूनिट के प्रैक्टिकल करो ना करो, अगर यूनिट 3 निकालना है तो प्रैक्टिकल शायद करने पड़ेंगे। यही है यूनिट 3 के लिए और इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं बताना पड़ेगा, इसके है ही नहीं बताने के लिए, बताऊँ क्या। अब बात करते हैं यूनिट 4 के कौन-कौन से क्वेश्चंस हम करेंगे। यूनिट 4 का सबसे पहला क्वेश्चन जो 2022 में आया था, स्टैटिकल क्वालिटी कंट्रोल, उसके एडवांटेजेस स्टैटिकल क्वालिटी कंट्रोल के 2022 में आया था। क्वालिटी कंट्रोल उसकी नीड्स उसकी क्या है। तो मैं आपको क्वालिटी कंट्रोल के ऊपर एक क्वेश्चन है यहाँ पे दिखाना चाहूँगी ताकि आपको ढूँढने में दिक्कत ना आए बाद में, क्योंकि बहुत से बच्चे बाद में बोल देते हैं दीदी आपने करवाया ही नहीं है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। ये वीडियो देख सकते हैं आप लोग, स्टैटिकल क्वालिटी कंट्रोल, इसका मीनिंग, इसकी नीड्स और इसकी यूटिलिटी इस वीडियो के अंदर कवर है। तो यही पूछा गया है, एडवांटेज वगैरह, उसका मीनिंग, उसकी नीड्स, उसकी यूटिलिटी। तो यही क्वेश्चन ऑलरेडी कवर है, मैंने गलती से यहाँ पे लिख दिया बट ये कवर्ड है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोग वहाँ से कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो पेपर में 2023 में पूछा गया था, ठीक है। 2023 में पूछा गया था, फॉलोइंग टर्म्स बतानी है इन द कंटेक्स्ट ऑफ SQC, यानी कि स्टैटिकल क्वालिटी कंट्रोल। इसके ऊपर एक वीडियो है, मैं आपको ये भी दिखा देती हूँ। स्टैटिकल क्वालिटी कंट्रोल के जो मैंने 2 पॉइंट्स करवाए हैं ये रही, स्पेसिफिक लिमिट और टॉलरेंस लिमिट, ये भी पेपर में आती हैं। टोटल 4 लिमिट्स पूछी गई हैं पेपर में, स्पेसिफिक लिमिट, टॉलरेंस लिमिट, और जो 2 मैंने नहीं करवाई वो है कंट्रोल लिमिट और डिसीजन ट्री एनालिसिस। ये दोनों समझिए, फिर उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन पेपर में भी दिखाऊंगी कि कैसे चारों पूछी गई है, ठीक है। पहले देखिए स्टैटिकल क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है। ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसमें क्वालिटी मैनेजमेंट यूज़ करती है स्टैटिकल टूल्स एंड टेक्निक्स का, ताकि वो मॉनिटर कर पाए, कंट्रोल कर पाए, या प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को और इम्प्रूव कर पाए, या उसके प्रोसेस को इम्प्रूव कर पाए। स्टैटिकल क्वालिटी कंट्रोल, अब नाम से समझो, क्वालिटी कंट्रोल करनी है हमने, ठीक है। उसका प्रोडक्ट की क्वालिटी और प्रोसेस को कंट्रोल में करना, इम्प्रूव करना, मॉनिटर करना, सब कुछ करना है इसके अंदर। तो मेन पर्पस क्या होता है स्टैटिकल क्वालिटी कंट्रोल का, कि इंश्योर करना कि जो प्रोडक्ट है वो अपनी क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स को प्रॉपरली मीट करे, फुलफिल करे। टू कंट्रोल करना वेरिएशंस इन द प्रोडक्शन प्रोसेस में, वेरिएशंस को कंट्रोल करना, आइडेंटिफाई करना कि कोई गलती या कोई एरर तो नहीं है, करेक्टिव एक्शंस लेना कि इससे पहले कि गलतियां बढ़ जाएं, डिफेक्ट बढ़ जाए, उससे पहले सही तरीके से उसको सॉल्व करना। तो स्टैटिकल क्वालिटी कंट्रोल इंक्लूड टूल्स लाइक कि कंट्रोल चार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि कंट्रोल चार्ट। इसके ऊपर भी मैंने आपको वीडियो यहाँ पे दिखाई होगी, कंट्रोल चार्ट। ये अलग से क्वेश्चन भी पिछले सालों में आया हुआ है, तो आप लोगों को ये भी वीडियो करनी है। प्लेलिस्ट में काफ़ी क्वेश्चंस है जो आपके बनते हैं, आपको करवाए हुए हैं। ये वो करवा रही हूँ जो मैंने कभी नहीं करवाए हैं, ठीक है। स्टैटिकल क्वालिटी कंट्रोल में इंक्लूड है लाइक टूल्स लाइक कंट्रोल चार्ट, सैम्पलिंग इंस्पेक्शन, एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग, प्रोसेस कैपेबिलिटी स्टडीज, डिसीजन मेकिंग टूल्स एज अ डिसीजन ट्री एनालिसिस। ये सारे इसके टूल्स हैं जिसको हम लोग डिसीजन ट्री एनालिसिस भी बोलते हैं। ये सारे इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। ही यूजिंग दिस टेक्निक सर्टेन बेसिक कंसेप्ट का वाइडली यूज किया जाता है, जैसे कि कंट्रोल यूनिट एंड डिसीजन ट्री एनालिसिस। ये मोस्टली यूज किए जाते हैं दोनों कंसेप्ट। सो डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं दोनों को ही, कंट्रोल यूनिट और डिसीजन ट्री एनालिसिस दोनों ही ऊपर हमने देखने, यहाँ पे देखे थे कि देखने हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कंट्रोल यूनिट इन स्टैटिकल क्वालिटी कंट्रोल। कंट्रोल यूनिट एक बेसिक आइटम, प्रोडक्ट या मेजरमेंट टेकन फ्रॉम द प्रोडक्शन प्रोसेस फॉर द पर्पस। हम जैसे कोई भी एक आइटम ले रहे हैं, जैसे भी हमारा प्रोडक्शन का कोई प्रोसेस चल रहा है, हम उसमें से कोई भी एक प्रोडक्ट या आइटम को ले रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, जिससे हम लोग उसको इंस्पेक्शन कर पाएँ या कोई सर्वे कर पाएँ, ऐसे समझ लो, ठीक है। स्मॉलर पार्ट ले रहे हैं मेजर करने के लिए कि क्या उसका इंस्पेक्शन निकलता है, कि क्या उसकी क्वालिटी है। जैसे कि अगर एक बहुत सारी बड़ी फैक्ट्री है, अब हमने जैसे कि कोई खाने पीने की फैक्ट्री है, वहाँ जाके हमें कोई सर्वे करना है या चेक करना है कि उनकी क्वालिटी क्या है फूड की, तो हम एक सैंपल के लिए थोड़ा सा कोई भी आइटम या प्रोडक्ट वहाँ से लेंगे और उसको इंस्पेक्ट करेंगे कि या प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है। एनालाइज करेंगे स्टैटिकल क्वालिटी कंट्रोल को। इट इज़ द स्मॉलेस्ट मेजरेबल पार्ट है, ये स्मॉलेस्ट मेजरेबल पार्ट होता है आउटपुट का, कि विच क्वालिटी, जिससे हम लोग उसकी क्वालिटी को चेक करते हैं। एक छोटा सा पार्ट लेके उसकी क्वालिटी को उसके बेस पे चेक किया जाता है। तो कंट्रोल यूनिट स्टैटिकल क्वालिटी कंट्रोल क्लियर है। कंट्रोल यूनिट कोई भी बेसिक आइटम, प्रोडक्ट, मेजरमेंट कुछ भी ले सकता है प्रोडक्शन के प्रोसेस से इंस्पेक्शन के लिए। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि एक स्मॉलेस्ट इंस्पेक्शन का यूनिट होता है। इट कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर फॉर इंस्पेक्शन पर्पसेज, इसको ज़्यादा आगे डिवाइड नहीं किया जाता। रिप्रेजेंटेटिव यूनिट होता है, रिप्रेजेंट करता है इंटायर प्रोडक्शन बैच को करेक्टली। एक थोड़ा सा सैंपल लेके उसको टेस्ट करेगा, इंस्पेक्ट करेगा और पूरे बैच को करेक्टली रिप्रेजेंट कर देगा। यूनिफॉर्मिटी होती है। कंट्रोल यूनिट मस्ट बी कंसिस्टेंट होता है नेचर में, ताकि कंपैरिजन मीनिंगफुल हो, सही कंपैरिजन निकले। इंपॉर्टेंस क्या है कंट्रोल यूनिट की स्टैटिकल क्वालिटी कंट्रोल में? कंट्रोल यूनिट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इंपॉर्टेंस बेसिस फॉर डाटा कलेक्टेड, पहले तो ये डाटा कलेक्ट करता है। कंट्रोल चार्ट्स, सैम्पलिंग प्लान्स आर
बेस्ड, इसके ऊपर हमारा डाटा जो भी हम लोग कंट्रोल यूनिट कलेक्ट करती है इसके ऊपर बेस्ड होता है, कंट्रोल के चार्ट्स या सैम्पलिंग प्लान्स के ऊपर हेल्प करता है कि अगर कोई वेरिएशंस हैं, अगर हमारे प्रोसेस में वेरिएशंस को डिटेक्ट करने में मदद करता है। ये हमें शो करता है कि कोई डिफेक्ट है जो रिपीटिंगली हो रहा है या कोई सिग्नल है प्रोसेस में, तो ये हमें उन चीज़ों के बारे में बताता है कि कहीं कुछ गलतियां तो नहीं हो रही हैं, कॉस्ट इफेक्टिव है, ठीक है। क्योंकि इंस्टेड ऑफ चेकिंग इंटायर प्रोडक्शन, कुछ यूनिट को सिलेक्ट करके उनको एग्जामिन करके ये हमें उसका रिजल्ट बता देता है कि उसकी क्वालिटी कहीं ख़राब तो नहीं हो गई है। ये हमें क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने में मदद करता है। ये इंश्योर करता है कि ओवरऑल प्रोडक्शन एक एक्सेप्टेबल क्वालिटी को ही जो है आगे सर्व करे। टाइप्स क्या है कंट्रोल यूनिट के, ये आपका इंडस्ट्री के ऊपर बेस करता है कि क्या आप उसमें कंट्रोल यूनिट लोगे। जैसे कि अगर आपकी टेक्सटाइल की इंडस्ट्री है तो आप 1 मीटर कपड़ा लेके उसकी क्वालिटी चेक कर लोगे। अगर आप फूड की कोई इंडस्ट्री है तो आप एक बिस्किट का पैकेट लेके या एक बोतल लेके उसको इन्वेस्टिगेट करोगे, क्वालिटी बता दोगे। ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री है तो आप एक स्पेयर पार्ट लेके लाइक बोल्ट या ब्रेक पैड, तो आप उसकी क्वालिटी बता दोगे। कोई इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री है तो 1 बल्ब या वायरिंग सेट लेके आप उसकी क्वालिटी बता सकते हो। और अगर कोई फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है तो आप एक टैबलेट या एक वायल लेके उसकी क्वालिटी बता सकते हो, ठीक है। और एग्जाम्पल दी गई है, सपोज फ्रेंड्स एग्जाम्पल क्या है कंट्रोल यूनिट की। जैसे कि सपोज करिए एक कंपनी है जो कि मैन्युफैक्चर करती है 10,000 एलईडी बल्ब पर डे। सो इट्स नॉट पॉसिबल कि हम इकोनॉमिकली एक एक बल्ब को चेक करें। सो हम हर 10 बल्ब्स को सिलेक्ट करेंगे रैंडमली और हर बल्ब को इंस्पेक्ट करेंगे, उसी को बोलते हैं कि कंट्रोल यूनिट। अगर बल्ब्स आर डिफेक्ट फ्री तो जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू होगा। अगर इफ मैनी बल्ब्स शो डिफेक्ट, मतलब काफ़ी सारे बल्ब्स में हमें दिखेगा कि डिफेक्ट है, तो करेक्टिव एक्शंस लिए जाएंगे। अगर सभी नॉर्मल निकल रहे हैं, हम रैंडमली कुछ भी बल्ब को सिलेक्ट कर रहे हैं इंस्पेक्शन के लिए और सभी सही निकल रहे हैं, देन हमारा प्रोसेस सही है। इसी प्रोसेस को कंट्रोल यूनिट बोलते हैं। कंट्रोल यूनिट का क्या रोल है कंट्रोल चार्ट्स में। देखिए कंट्रोल चार्ट आर द टूल्स जो कि हम यूज़ करते हैं। कंट्रोल चार्ट्स को एज अ टूल हम यूज़ करते हैं कि स्टडी कर पाएँ कि कैसे हमारा जो प्रोसेस है वो ओवर द टाइम चेंज होता है। जो डाटा रिक्वायर है इसके लिए, मतलब जो ये प्रोसेस को चेक करने के लिए कि कितना प्रोसेस चेंज हुआ है, इसके लिए जो डाटा ज़रूरी है कंस्ट्रक्ट करने के लिए, ये कहाँ से आता है, ये आता है कंट्रोल यूनिट से। कंट्रोल चार्ट वो टूल है जो कि ये चेक करता है कि कितना प्रोसेस हमारा कैसे चेंज हुआ है ओवर द टाइम, और इसके लिए प्रोसेस के चेक करने के लिए जो डाटा आता है वो कंट्रोल यूनिट से आता है। जैसे कि एग्जांपल पी चार्ट कंट्रोल यूनिट इज इक्वल्स टू कितने नंबर ऑफ यूनिट्स हमने सस्पेक्ट किए, और इन बार चार्ट एक्स बार चार्ट कंट्रोल यूनिट इज इक्वल्स टू मेजरमेंट ऑफ वेट, कितना वेट है, कितनी हाइट है, कितने डिमेंशंस ऑफ प्रोडक्ट है। तो बेसिक समरी क्या है कि कंट्रोल यूनिट इज द फाउंडेशन। कंट्रोल यूनिट एक फाउंडेशन है जिसके थ्रू हम लोग इंस्पेक्शन या एनालिसिस करते हैं स्टैटिकल क्वालिटी कंट्रोल का, बिकॉज इसके बिना नो वैलिड और रिलायबल कंक्लूजन अबाउट द प्रोसेस क्वालिटी कैन बी मेड। इसके बिना कोई भी आप वैलिड कंक्लूजन नहीं दे सकते कि उसकी क्वालिटी क्या है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कि डिसीजन ट्री एनालिसिस क्या है। डिसीजन ट्री एनालिसिस एक सिस्टमैटिक और ग्राफिकल मेथड है जो कि यूज करते हैं हम लोग कि हम इवेल्युएट कर पाएं वेरियस डिसीजन अल्टरनेटिव्स को और सिलेक्ट कर पाएं द मोस्ट सुटेबल वन बेस्ड ऑन द एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स, प्रोबेबिलिटी, कॉस्ट एंड बेनिफिट्स। इसको क्या इट इज कॉल्ड डिसीजन ट्री बिकॉज जो इसका डायग्राम है वो एक रिजेंबल है एक ट्री की फॉर्म में, ट्री विद ब्रांचेस एंड नोड्स। स्ट्रक्चर क्या है डिसीजन ट्री का। डिसीजन ट्री नॉर्मली कंसिस्ट करता है फॉर्मली फॉलोइंग आइटम्स को, जैसे कि डिसीजन नोड स्क्वायर बॉक्स में होता है, ये रिप्रेजेंट करता है पॉइंट को जहाँ पे डिसीजन को लिया जाता है। सेकंड चांस मोड, ये सर्कल शेप में होता है, ये रिप्रेजेंट करता है कितनी अनसर्टेनिटी है और क्या प्रोबेबिलिटी है कि आउटकम्स आएंगे। थर्ड ब्रांचेस को शो करता है डिफरेंट चॉइसेस या डिफरेंट आउटकम्स को रिप्रेजेंट करता है। और फोर्थ पे ऑफ कि कितनी रिप्रेजेंट कॉस्ट आई है, कितना लॉस हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ है, ये पे ऑफ को शो करता है, ठीक है। तो ट्री में नॉर्मली ये सारे स्ट्रक्चर दिखाए जाते हैं। पर्पस क्या है डिसीजन ट्री का। डिसीजन ट्री एनालिसिस हेल्प करता है मैनेजमेंट की कि वो बेस्ट सैम्पलिंग के प्लान्स को सिलेक्ट कर पाएं, डिसाइड कर पाएं कि वेदर टू इंस्पेक्ट 100% या सिर्फ सैम्पलिंग प्लान्स को फॉलो करके बाकी इंस्पेक्शन को स्किप किया जा सकता है। और चूज करते हैं बिटवीन मशीन रिपेयर या रिप्लेसमेंट के बीच में कि हमें मशीन को रिपेयर करना चाहिए या उसको रिप्लेस ही कर देना चाहिए। और एस्टिमेट करते हैं कॉस्ट ऑफ रिजेक्ट वर्सेस इंस्पेक्शन कि अगर हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं तो क्या होगा, इंस्पेक्ट करेंगे तो क्या एस्टिमेट कॉस्ट आएगी। ये सभी चीज़ों के लिए डिसीजन ट्री का यूज़ किया जाता है एनालिसिस के लिए, मैनेजमेंट की मदद करता है। डिसीजन ट्री क्वालिटी इंस्पेक्शन की एग्जांपल्स क्या क्या है। कंपनी मस्ट बी डिसाइडेड बिटवीन कि उसको 100% इंस्पेक्शन करनी है या कुछ सैंपल लेके इंस्पेक्शन करनी है या इंस्पेक्शन करनी ही नहीं है, ठीक है। हर अल्टरनेटिव की अपनी एक अलग कॉस्ट होगी और उसके अंदर अपना एक अलग रिस्क इन्वॉल्व होगा। अगर आप पूरी इंस्पेक्शन करोगे तो उसके हिसाब से रिस्क होगा, सैंपल लेके इंस्पेक्शन करोगे अलग रिस्क और अलग कॉस्ट होगी, और इंस्पेक्शन नहीं करोगे तो उसकी कॉस्ट और रिस्क अलग होगा। डिसीजन ट्री हमें वो चीज़ दिखाएगा कि एक्सपेक्टेड कॉस्ट कितनी आ सकती है इंस्पेक्शन की, एक्सपेक्टेड कॉस्ट कितनी आ सकती है डिफेक्टिव आइटम्स की, प्रोबेबिलिटी कितनी है कि डिफेक्ट निकलेगा ही निकलेगा, फाइनल एक्सपेक्टेड फाइनेंशियल इम्पैक्ट क्या पड़ेगा।
सो बेस्ट ऑप्शन क्या है? बेस्ट ऑप्शन इज द वन विद द लोएस्ट टोटल एक्सपेक्टेड कॉस्ट, हील मेंटेनिंग द रिक्वायर्ड क्वालिटी, मतलब जो इंपॉर्टेंट क्वालिटी का लेवल है उसको मेंटेन करते हुए लोएस्ट टोटल एक्सपेक्टेड कॉस्ट को देखना, वही हमारा बेस्ट ऑप्शन है कि हम एक्सपेक्टेड कॉस्ट जितनी कम से कम हो सके उसको रख के, मतलब कॉस्ट कम से कम रख के क्वालिटी के लेवल को प्रॉपर मेंटेन करें, यही बेस्ट ऑप्शन माना जाएगा। सो एडवांटेजेस क्या है डिसीजन ट्री एनालिसिस के? हमें समझने के लिए बिल्कुल सिंपल है, विजुअली क्लियर है क्योंकि डायग्राम में हमें पूरा दिखाता है, मीनिंगफुल है, हेल्प्स करता है कि हम कंपेयर कर पाएं अल्टरनेटिव्स को बेस्ड ऑन द फैक्ट, रिस्की डिसीजन मेकिंग को कहीं ना कहीं रिड्यूस करता है, यूजफुल होता है कम्प्लेक्स क्वालिटी कंट्रोल सिचुएशंस में, जो मुश्किल सिचुएशंस होती हैं उसमें ये बहुत मददफुल होता है। लिमिटेशंस क्या है कि रिजल्ट जो है डिपेंड करेगा कि एक्यूरेसी क्या है, कितनी प्रोबेबिलिटी है उसकी सही आने की, कितनी प्रोबेबिलिटी, रिजल्ट उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ये कई बार कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे अल्टरनेटिव होते हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया ट्री है और ट्री के ऊपर बहुत सारे उन्होंने ऑप्शंस बना रखे हैं। यहाँ पे हमने अभी देखा था ना कि ट्री के ऊपर बहुत सारे हमारे स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, ठीक है, डिसीजन नोड, चांस नोड, ब्रांचेस, पे ऑफ, है ना, तो बहुत सारे नोड्स हैं, तो ये कहीं ना कहीं इसकी एक डिसएडवांटेज है और ये टाइम कंज्यूमिंग है कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स के लिए, और यहीं पे ये क्वेश्चन हो जाता है फिनिश। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि हमारा आया था 2023 में। तो एक्सप्लेन करना है द मीन एंड द रेंज चार्ट एंड देयर अजम्पशंस जो कि यूज होती हैं, एक्सप्लेन एग्जांपल के साथ इसको आंसर को जस्टिफाई करना है। 2023 का क्वेश्चन है, ठीक है। मीन रेंज चार्ट और रेंज चार्ट दोनों को आपको समझाना है। स्टैटिकल क्वालिटी कंट्रोल का ही क्वेश्चन है, ठीक है। स्टैटिकल क्वालिटी कंट्रोल चार्ट्स आर यूज टू चेक, जो कि प्रोडक्शन का प्रोसेस है कि वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कंट्रोल चार्ट्स की मदद से हम लोग ये चेक करते हैं। दो इंपॉर्टेंट कंट्रोल चार्ट्स होते हैं मेजरेबल डाटा को मेजर करने के लिए, वेरिएबल्स को मेजर करने के लिए, विच इज़ मीन चार्ट और रेंज चार्ट। इन दोनों का कॉम्बिनेशन बेस्ट कॉम्बिनेशन माना जाता है, क्योंकि अगर हमारे इन दोनों में से एक को भी अप्लाई करते हैं ना तो हम वेरिएबल्स को अच्छे से मेजर नहीं कर पाते। समझते हैं, बोथ चार्ट्स आर ऑलवेज यूज टुगेदर, बिकॉज एक हमें एवरेज दिखाता है कि कितनी एवरेज में चेंजेस आए हैं और दूसरा हमें वेरिएशन में चेंजेस दिखाता है कि कितना वेरिएशन में चेंज आया है। तो दोनों को मोस्टली एक साथ ही यूज किया जाता है। तो बात करते हैं पहले मीन चार्ट की। मीन चार्ट को हम लोग एक्स बार चार्ट भी बोलते हैं। इज अ चार्ट जो कि हमें शो करता है कि हाउ द एवरेज वैल्यू ऑफ अ प्रोडक्ट, कि कैसे एक प्रोडक्ट की एवरेज वैल्यू ओवर द टाइम चेंज होती है। ये हमें हेल्प करता है चलने के लिए कि जो प्रोसेस की एवरेज है क्या वो स्टेबल है या नहीं है, इज स्टेबल और नॉट। वाई डू वी यूज़ मीन चार्ट? हम मीन चार्ट का यूज़ क्यों करते हैं? ताकि हम चेक कर पाएँ कि जो प्रोडक्ट का साइज़ है, वेट है, लेंथ है, वो उसके टारगेट वैल्यू के आसपास है कि नहीं है। सेकंड, डिटेक्ट करने के लिए कि जो मशीन है, मशीन स्टार्ट प्रोड्यूसिंग आइटम्स दैट आर टू लार्ज या टू स्मॉल, तो नहीं है कि जो मशीन हमारे प्रोडक्ट्स को बना रही है वो बहुत ज़्यादा, मतलब जितना हमने सोचा है उससे बहुत बड़े या बहुत छोटे तो नहीं है, एक ही साइज़ के बनने चाहिए। टू डिसाइड कि जो हमारा प्रोसेस है वो अंडर कंट्रोल है या आउट ऑफ कंट्रोल है। इन सब चीज़ों के लिए हम लोग यूज़ करते हैं मीन चार्ट, जिससे हमें पता चल सके कि उसकी एवरेज वैल्यू ओवर द टाइम कितनी चेंज हो रही है, क्या वो सही है। जैसे कि अगर एक मशीन आज हमने नहीं खरीदी, वो प्रोडक्ट आज अच्छा बना रही है, ओवर द टाइम उसने क्या चेंजेस आए, क्या वैल्यू में चेंज कर दिया, क्या थोड़े टाइम बाद हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी गिरा दी या प्रोडक्ट का साइज इंक्रीज या डिक्रीज हो गया, ये चेक करने के लिए हम लोग मीन चार्ट का यूज करते हैं। सो कैसे बनता है मीन चार्ट? टेक सैंपल ऑफ इक्वल साइज, सैंपल्स लेने हैं रेगुलर टाइम पे, जैसे कि हमने हर 5 घंटे में सैंपल लेना, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एवरी आवर टेक 5 सैंपल्स, 5 आइटम्स, हर घंटे में हम लोग 5 आइटम्स का सैंपल ले रहे हैं। हर एक घंटे बाद चेक करें कि मशीन क्या प्रोड्यूस करी है। कैलकुलेट करेंगे एवरेज मीन हर सैंपल का हम लोग एवरेज मीन निकालेंगे, सम ऑफ द वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ द आइटम्स, कितनी नंबर ऑफ आइटम्स है, और ओवरऑल एवरेज को कैलकुलेट करेंगे ऑफ ऑल सैंपल मीन्स, कैलकुलेट करेंगे हम लोग एक ग्रैंड मीन, मतलब ओवरऑल एवरेजेस को निकाल के सैंपल मीन निकल आएंगे, उनको सबको कलेक्ट करके ऐड करके एक ग्रैंड मीन बनेगा, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल लिमिट को कैलकुलेट करेंगे, यूसीएल और एलसीएल, ठीक है। इन दोनों लिमिट्स को, ये फॉर्मूला है जो कि आपको लर्न करना है, ठीक है। A2 की वैल्यू सेम रहेगी, ठीक है। उसके बाद A2 इज अ कांस्टेंट बेस्ड ऑन द सैंपल साइज, और प्लॉट द मीन वैल्यू, जो मीन की वैल्यू है उसको हम लोग ग्राफ में प्लॉट करेंगे। मीन चार्ट की अजम्पशन क्या है? ये मीन चार्ट पहले से क्या अज्यूम करके बैठे हैं? ये मीन चार्ट अज्यूम करता है कि जो सैंपल का साइज है वो हर बार सेम ही होगा। सैंपल हम हर बार एक ही नंबर ऑफ पॉइंट्स में लेंगे, जैसे कि हर घंटे में 5 सैंपल्स हमने लेने हैं, ठीक है। सेकंड, इसकी अजम्पशन क्या है कि जो डाटा है ना वो एक स्टेबल प्रोसेस से आ रहा है, जैसे कि एक मशीन है ऑटोमेटिक मोड पे लगी हुई है, तो एक स्टेबल प्रोसेस है उस मशीन का काम करने का, तो जो डाटा हम लोग वहाँ से ले रहे हैं वो एक स्टेबल प्रोसेस से आ रहा है। सेकंड, इसकी अजम्पशन है। थर्ड, ऑब्जर्वेशन शुड बी इंडिपेंडेंट और नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन है, ये भी इसकी ऑब्जर्वेशन है। और नो मेजर चेंज इन मशीन मटीरियल और मेथड ड्यूरिंग टेस्टिंग, और ये फोर्थ अजम्पशन क्या कर रहा है कि कोई चेंज नहीं आ रहा जब हम टेस्ट कर रहे हैं ड्यूरिंग द टेस्टिंग,
ना ही कोई मशीन, ना ही मटेरियल, ना ही कोई मेथड में चेंजेस आ रही। ये चीज़ें कुछ हैं जो मीन चार्ट अज्यूम करके बैठा है। सो एग्जांपल दीजिए, जैसे कि सपोज करो एक कंपनी है, वो मेटल की रोड्स को प्रोड्यूस कर रही है। हर घंटे में वो 4 रोड्स को मेजर करती है, उसकी इंस्पेक्शन करती है। ठीक है, सैंपल जैसे 1 2 3 रोड की लेंथ उसने पहले पहले जो घंटे में ली 98, 100, 101, 99। तो ये उसने 4 साइज़ की, जैसे कि 4 रोड्स को मेजर किया फर्स्ट फर्स्ट सैंपल साइज़ में। तो इन चारों को ऐड करके डिवाइड बाय 4 करके हम इसका मीन निकाल लेंगे। तो 99 पॉइंट, जैसे कि अब आप देखो ना, 98, 99, 100, 101, इन चारों के बीच का सबसे सेंटर में 99.5 आता है, व्हिच इज़ आवर मीन। ठीक है, सेकंड, अगली अगली बार में हमने कुछ सैंपल्स ले लिए, फिर उसका मीन निकाला। थर्ड टाइम हमने अगेन सैंपल्स लिए, फिर उसका मीन निकाला। तो ऑल दीज मीन वैल्यू लाई करती हैं अंडर द यूसीएल एंड एलसीएल। तो अगर ये दोनों तीनों वैल्यूज जो हमने यहाँ पे एक फॉर्मूला देखा था, इस फॉर्मूले में पुट करके अगर तो इसका आंसर इसके अंदर लाई करता है, इज इक्वल आता है, देन तो हमारा प्रोसेस अंडर कंट्रोल है। पर अगर इफ एनी पॉइंट गोज आउटसाइड द लिमिट, अगर आउटसाइड द लिमिट चली जाती है, तो हमारा प्रोसेस आउट ऑफ कंट्रोल माना जाएगा। आई होप मीन चार्ट क्लियर है आपको। उसके अंदर यूसीएल एलसीएल के अंदर वैल्यूज अगर आप मीन की पुट करेंगे, जो ये मीन की वैल्यूज आपने यहाँ पे निकाली है, ठीक है, रोड लेंथ का मीन निकाला है, वहाँ पे मीन की वैल्यू पुट करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी वैल्यू आउट ऑफ कंट्रोल है या अंडर कंट्रोल है। और यही तो हमें पता करना होता है मीन चार्ट के अंदर, कि हमारा प्रोसेस अंडर कंट्रोल है या अंडर आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है। अब बात करते हैं रेंज चार्ट। रेंज हमें शो करता है द अमाउंट ऑफ वेरिएशन, जैसे कि मीन चार्ट क्या शो कर रहा था, एवरेज एवरेज चेंजेस कितनी आ रही है। ये हमें वेरिएशंस बताता है कि डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू ऑफ इन ईच सैंपल की कितना डिफरेंस है। ये चेक करता है कि वेदर द वेरिएबिलिटी इन प्रोडक्शन की जो वेरिएबिलिटी है वो इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है। क्यों हम रेंज चार्ट का यूज करते हैं, ताकि हम कंसिस्टेंसी को मॉनिटर कर पाएं, प्रोडक्ट की डिटेक्ट कर पाएं कि कोई सडन इंक्रीज तो नहीं हो गया हमारी वेरिएशन में, जैसे कि टूल वेयर मशीन लूजनेस हो गई हो, ऑपरेटर चेंज हो गया हो, पुअर रॉ मटेरियल हो गया हो, तो डिटेक्ट करना कि कोई चेंजेस तो नहीं हुए। सो प्रोडक्ट में हैव करेक्ट एवरेज, बट इफ वेरिएशन, अगर प्रोडक्ट का जैसे मीन चार्ट अच्छा है पर अगर उसकी वेरिएशन बहुत ज्यादा हाई है, तो क्वालिटी अच्छी नहीं बनेगी। सो रेंज चार्ट भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। अगर मीन चार्ट सही है तो रेंज चार्ट गलत है, तो भी आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी खराब हो जाएगी। तो आपको दोनों को इक्वल स्टेज पे रख के चलना पड़ेगा, बोथ आर इंपॉर्टेंट। अब कैसे आपको रेंज चार्ट बनाना है, इससे पहले आप रेंज को कैलकुलेट करोगे, हर सैंपल की इसका फॉर्मूला है रेंज का, एक्स मैक्स माइनस एक्स मिनिमम। फाइंड करोगे एवरेज ऑल रेंजेस का, सभी रेंज जो आपकी निकलेंगी उन सभी का आप एवरेज फाइंड आउट करोगे। कंट्रोल लिमिट को कैलकुलेट करोगे, यूसीएल और एलसीएल का इसका भी फॉर्मूला है। ठीक है, D3 और D4 यहाँ पे आपके कांस्टेंट रहेंगे, आप रेंज की वैल्यू निकालोगे। अब आप प्लॉट कर दोगे आर की जो आपने वैल्यू निकाली है ऊपर रेंज की, उसको इस चार्ट के अंदर आप यहाँ पे पुट कर दोगे और इसको सॉल्व कर लोगे। ठीक है, अब अजम्पशंस क्या है आर चार्ट की, कि जो सैंपल साइज है वो हमारा हमेशा सेम रहेगा, प्रोडक्ट की मेजरमेंट है वो हमेशा कंटिन्यूअस रहेगी, हम कंटिन्यूसली उसको मेजर करते रहेंगे। ठीक है, डाटा मस्ट बी रिप्रेजेंट द सेम सिस्टम और मशीन, डाटा जो है रिप्रेजेंट करेगा सेम सिस्टम है, सेम मशीन है, और ऑब्जर्वेशन जो है शुड बी इंडिपेंडेंट एंड रैंडम हो सकती है। सो एग्जांपल दीजिए आर चार्ट की, जैसे कि डाटा यूज कर रहे हैं, सैंपल है हमारे 3 सैंपल्स लिए, हाईएस्ट वैल्यू हमने ली 101, 102, 103, लोएस्ट वैल्यू ली 98, 99, 98। तो रेंज क्या है, यानी कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 98, 99, 100, 101, 3 का डिफरेंस है, इसके अंदर भी 3 का डिफरेंस है, इसके अंदर भी 3 का डिफरेंस है। तो जो ये वैल्यू रेंज है, ये आपको रेंज यहाँ पे निकला है वैल्यू रेंज, तो आप इसको ऊपर जो हमने यूसीएल वाला फॉर्मूला था उसमें पुट करेंगे। अगर तो आपकी सभी रेंजेस वैल्यूज लाई करती हैं इनसाइड द कंट्रोल यूनिट, जो ऊपर हमने पुट किया वह फॉर्मूला देखा था उसके इनसाइड लाई करती है, तो वेरिएशन आपकी नॉर्मल है। और अगर उसके आउटसाइड जाती हैं तो वेरिएशन इज टू हाई, तो आपका प्रोसेस स्टेबल नहीं है, आपको उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। सो रिलेशनशिप बता दोगे, ये जो मीन चार्ट है ये एवरेज में चेंजेस को बताता है, ये वेरिएशन में चेंजेस को बताता है, ये डिटेक्ट करता है कि प्रोसेस के मीन में कितना शिफ्ट आया है, ये कंसिस्टेंसी में चेंज को डिटेक्ट करता है। इसका यूज किया जाता है विद आर चार्ट और इसको मीन चार्ट के साथ, यानी कि दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। सो कैसे रीड कर सकते हो प्रोसेस को, कंसीडर अगर आपका जो प्रोसेस है कंसीडर किया गया कि वो आउट ऑफ कंट्रोल है, एनी पॉइंट जो आउटसाइड कंट्रोल लिमिट के लाई करेगा वहाँ पे आपका प्रोसेस आउट ऑफ कंट्रोल है, पैटर्न शो करेगा जिगजैग वाला, तो आपका चार्ट खराब है। मैनी पॉइंट स्टे अबव और बिलो सेंटर लाइन, सो इट्स इफ नन ऑफ दीज अकर, तो आपका प्रोसेस स्टेबल है। अगर इसमें से कुछ भी नहीं हो रहा तो आपका प्रोसेस स्टेबल है, पर अगर ये इसमें से कुछ भी हैपन हो रहा है तो आपका प्रोसेस अनस्टेबल है। ठीक है, और इसी के साथ ही क्वेश्चन किया जाती है कंक्लूजन। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, मिलता जुलता ही कहीं ना कहीं क्वेश्चन है, एक्सप्लेन क्लियरली द बेसिस ऑफ वर्किंग ऑफ कंट्रोल चार्ट फॉर मीन एंड रेंज। फिर से मीन और रेंज की बात हो रही है, ऑल्सो स्टेट द अजम्पशन
90% आंसर ऊपर वाला ही है, बस थोड़ा बहुत अलग होगा क्योंकि इसमें कंट्रोल चार्ट को बताना है मीन और रेंज के ऊपर। कंट्रोल चार्ट पहले तो हमने ऊपर भी देखे कि इंपॉर्टेंट टूल है स्टैटिकल क्वालिटी कंट्रोल का, ये हमें हेल्प करता है चेक करने में कि जो मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस है वो नॉर्मली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कुछ अनयूजुअल वेरिएशंस तो नहीं हो रहे हैं। तो इसके दो मेनली कंट्रोल चार्ट्स होते हैं, मीन चार्ट, रेंज चार्ट। दोनों ही चार्ट रिपीटेड सैंपल्स टेकन लेते हैं रेगुलर इंटरवल्स पे और यूज किए जाते हैं एक्यूरेटली मॉनिटर करने के लिए। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। सो कंट्रोल चार्ट के बेसिस क्या है फॉर मीन और रेंज। बेसिक आइडिया ऑफ कंट्रोल चार्ट क्या है कि हर प्रोसेस हमें शो करता है कुछ नेचुरल वेरिएशंस जो कि एक्सेप्टेबल होते हैं, पर अगर हमारे वेरिएशन टू मच हैं तो प्रोसेस जो है वो हमारा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। सो कंट्रोल चार्ट हमारी बेसिकली मदद करता है इसको डिफरेंशिएट करने में। जैसे कि अगर तो कोई नॉर्मल वेरिएशन है, जैसे कि नेचुरल वेरिएशन ड्यू टू कोई ऑपरेटर की स्किल की वजह से, टेम्परेचर की वजह से, मशीन की कंडीशन की वजह से कोई नेचुरली वेरिएशंस आए हैं, विच इज़ ओके। सेकंड टाइप ऑफ वेरिएशन होते हैं अब नॉर्मल वेरिएशंस, विच इज़ वेरिएशंस जैसे कि ड्यू टू की मशीन में कोई खराबी हो गई है, कोई गलत मटीरियल आ गया है, कोई अनट्रेन्ड ऑपरेटर आ गया, उसकी वजह से हुए हैं। तो ये दो टाइप के वेरिएशंस को समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस तो कंट्रोल चार्ट हेल्प करेगा डिटेक्ट करने में कि असाइनेबल कोज कौन सा है, कारण कौन सा है, ताकि करेक्टिव एक्शन लिया जा सके और उसको सुधारा जा सके। सो वर्किंग ऑफ मीन चार्ट क्या है? वर्किंग ऑफ मीन चार्ट का मतलब क्या है? एवरेज वैल्यूज को देखना प्रोडक्ट की कि वो स्टेबल है ओवर द टाइम के नहीं। तो सिंपल उसी ऊपर वाला ही प्रोसेस है, सैंपल ऑफ सम ऑफ सैंपल वैल्यू टोटल वैल्यूज, ये सारा प्रोसेस ऊपर वाला ही है, ठीक है। ये फॉर्मूला भी यूसीएल और एचसीएल वाला वही है, तो मैं दोबारा नहीं रिपीट करूंगी, ठीक है। इंटरप्रिटेशन वही, अजम्पशंस बताई गई हैं, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद वर्किंग ऑफ रेंज चार्ट, ये भी ऊपर वाला ही है कि वेरिएशंस को चेक करना कि कितना चेंज आया है, ठीक है। इसका भी प्रोसेस वही है, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट करके, ठीक है। एग्जैक्ट ऊपर वाला ही है, मुझे इसमें कुछ भी समझाने वाला नहीं है, एग्जैक्ट ऊपर वाला ही क्वेश्चन है। इसकी भी आगे अजम्पशन दी गई है मीन और रेंज चार्ट की, दोनों की, और एग्जांपल से समझाया गया। ये देख लेते हैं कि जैसे कि फैक्ट्री है वो कुछ मेटल की पिन्स को प्रोड्यूस कर रही है, हर घंटे वो 5 पिन्स का सैंपल ले रही है और उसको मेजर कर रही है। अगर तो जो मीन वैल्यू है वो आपकी कंट्रोल लिमिट के इनसाइड है तो आपका जो एवरेज साइज है वो एक्सेप्टेबल है। सेम ऐसे ही वेरिएशन में है, अगर आपकी जो रेंज की वैल्यू है वो लिमिट के इनसाइड है तो वेरिएशन आपका साइज का भी नॉर्मल है। पर अगर दोनों ही, इफ बोथ चार्ट शो स्टेबिलिटी, तो अगर दोनों चार्ट आपकी ये दिखा रही है कि स्टेबल है, अंडर कंट्रोल है, तो आपका प्रोसेस अंडर कंट्रोल है। पर अगर दोनों में से एक भी चार्ट का पॉइंट आउटसाइड है कंट्रोल लिमिट से, तो इन्वेस्टिगेशन और करेक्टिव एक्शंस लेने बहुत जरूरी है, बिकॉज बोथ आर इक्वल। एक भी डगमगाएगा, जैसे कि साइकिल के दो पहिए है ना, एक भी डगमगाया तो बंदा गिरेगा, वो सिचुएशन है। और इसी के साथ ये क्वेश्चन हो जाते हैं समाप्त। अब एक बार नजर डाल लेते हैं यूनिट 4 के लास्ट 3 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर के ऊपर। 2024 में इसमें भी देखिए आपके क्वेश्चन, एक थ्योरी एक प्रैक्टिकल, दोनों आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। एक इसमें तो प्रैक्टिकल ही है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है कि स्टैटिकल क्वालिटी कंट्रोल क्या है, उसके एडवांटेजेस क्या है। स्टैटिकल क्वालिटी कंट्रोल मैंने आपको बता दिया। 2023 में देखें तो कंट्रोल यूनिट डिसीजन ट्री एनालिसिस पूछा गया था। उसके बाद इसके साथ भी एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। उसके बाद यहाँ पे मीन एंड रेंज चार्ट और उसकी अजम्पशन सुटेबल एग्जाम्पल बतानी है, मैंने करवा दिया। 2022 में क्लियरली बेसिस वर्किंग ऑफ कंट्रोल चार्ट जो हमने देखा, कंट्रोल चार्ट वाला एग्जैक्ट यही वाला क्वेश्चन है, मीन और रेंज चार्ट वाला, ठीक है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो मीन चार्ट और रेंज चार्ट के ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आया हुआ है। तो अगर आप किसी क्वेश्चन की थ्योरी करते हैं तो उसके प्रैक्टिकल कहीं ना कहीं आपको, क्योंकि इसके हमने फॉर्मूला की है, मीन चार्ट और रेंज चार्ट का क्या फॉर्मूला है, तो यहाँ पे आप पुट करके उसको सॉल्व कर सकते हो। कोई बड़ी बात नहीं है, 10 सैंपल ऑफ साइज ले रहे हैं, 10 सैंपल्स ले रहे हो, 5 साइज ईच वर रिकॉर्डेड इन डाटा, तो यहाँ पे इन्होंने सब बताया हुआ है। आपको सॉल्व करके देखना है कि आपके हाथ से निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। बुक्स में थोड़ा बहुत तो सोल्यूशन दिया ही होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको और दिखा देती हूँ, यहाँ पे भी देखिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया है रेंज चार्ट का और उसका मीन चार्ट का, ठीक है। यहाँ पे भी आया हुआ है प्रैक्टिकल क्वेश्चन मीन चार्ट और रेंज चार्ट का। तो कृपया करके जिसकी थ्योरी समझ आ गई है उसका प्रैक्टिकल तो आप एटलीस्ट कर ही सकते हैं। मीन चार्ट और रेंज चार्ट की थ्योरी आपको काफ़ी हद तक क्लियर है, तो इसका प्रैक्टिकल अगर आप ट्राई करेंगे तो आप कर सकते हैं, यूनिट 4 का क्वेश्चन निकाल सकते हैं। जिसको थ्योरी क्लियर है वो प्रैक्टिकल कर लेगा। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये वाला क्वेश्चन जो है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन जो स्पेसिफिकेशन लिमिट है, टॉलरेंस लिमिट है, कंट्रोल लिमिट है, इसमें से 2 पॉइंट जो स्पेसिफिकेशन है और आई थिंक कंट्रोल टॉलरेंस लिमिट है, ये मेरी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कवर है, तो आप लोग उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। क्योंकि क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, कोई पता नहीं है क्या डालेंगे वो स्पेसिफिकेशन और टॉलरेंस के ऊपर। ये देखिए ये क्वेश्चन है, ठीक है, तो क्वेश्चन क्या आएगा मुझे भी नहीं पता। उसके बाद ये क्वालिटी कंट्रोल है, एग्जैक्ट सेम है कि स्टैटिकल क्वालिटी कंट्रोल क्या है। तो दो क्वेश्चन ही बनते हैं थ्योरी के और प्रैक्टिकल के। मैं जो आपको, मुझे जितना समझ आ रहा है, जैसे कि प्रैक्टिकल मैंने आपको इसमें से सजेस्ट किया यूनिट 4 में से कि ये रेंज और कंट्रोल वाला तीनों सालों में पिछले रिपीट है प्रैक्टिकल, तो आ सकता है एक ये वाला प्रैक्टिकल। और यूनिट 1 में से मुझे बाइनोमिनल का प्रैक्टिकल दिख रहा है, जहाँ जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको, ठीक है। उसके बाद बाइनोमिनल का आई थिंक इधर भी मैंने कहीं देखा था। तो ये जो टॉपिक हमें जितने शो हो रहे हैं एटलीस्ट हम उतने तो कर सकते हैं ना। बाकी किस्मत तो चलो कोई नहीं, पेपर तो किसी ने नहीं डाला देखो हम में से, पर आप लोग थोड़ा बहुत प्रिपेयर होके जा सकते हो क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। इससे ज़्यादा मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको दे नहीं सकती,
बाकी कुछ भी आपको डाउट्स हैं, प्लेलिस्ट सारी यहाँ पे मैंने आपको दिखा दी है, प्लेलिस्ट कैसे खुलनी है वो भी बता दिया है। सिंपल सा प्रोसेस है। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट्स हैं, हमारी इंस्टा आईडी आपको स्क्रीन पे लिंक दिख रहा है, आप लोग उसको जॉइन कीजिए। अगर कोई वीडियो आपकी प्ले नहीं हो रही है गाइस, तो सिंपल सा लॉजिक है कि आपने हो सकता है मेंबरशिप को जॉइन नहीं किया है। बेसिक सा प्रोसेस है, मेंबरशिप जॉइन करेंगे सभी वीडियोस प्ले होने लग जाएंगी। और यहीं पे हमारी ये वीडियो हो जाएगी गाइस समाप्त। आई होप आप सबको टॉपिक्स क्लियर हैं, जो भी आपके डाउट्स थे मैंने कोशिश की है कि क्लियर करूँ। फिर भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, इंस्टा आईडी दी है, आप लोग हमें वहाँ पे मैसेजेस कर सकते हैं। चलिए मिलेंगे हम लोग आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, गुड बाय।